बीए पार्ट सेकेंड ईयर की क्लास हम स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री में, जिसमें हम आज पढ़ेंगे फर्स्ट बुक के बारे में। फर्स्ट बुक पहले हम जो स्टार्टिंग के जो वीक्स थे उसमें हमने सेकेंड बुक पढ़ी थी, तो अब सेकेंड बुक के भी कुछ चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिए थे, जिसमें जैनिज्म, बुद्धिज़्म और मोस्टली हमने इंडियन कल्चर का कंप्लीट कर लिया है। आज हम पढ़ेंगे बीए पार्ट सेकेंड ईयर की फर्स्ट बुक। मैंने बताया था वीकली हम बुक चेंज करेंगे, वीकली बुक चेंज होती रहेगी हमारी कि हर वीक हम अपनी बुक्स को चेंज करते रहेंगे। यानी एक बुक के अगर 6 वीडियो आ गए तो लगभग दूसरी बुक की भी हम 6 वीडियो एक साथ करेंगे, ताकि क्या है कि हमारा जो सिलेबस है वो कंटिन्यू रहे। हम बात करते हैं आखिरकार बीए पार्ट सेकेंड ईयर के बारे में। बीए पार्ट सेकेंड ईयर की जो बुक है मिडिवल हिस्ट्री, मिडिवल इंडियन हिस्ट्री, उसमें आज हम पढ़ेंगे खिलजी वंश। खिलजी वंश के बारे में हम आज पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे आज? खिलजी वंश के बारे में। ठीक है, खिलजी वंश जो भारत का सबसे महत्वपूर्ण वंश माना जाता है, दिल्ली सल्तनत का सबसे महत्वपूर्ण वंश माना जाता है खिलजी वंश। अब हम बात करते हैं खिलजी वंश के बारे में। आखिरकार खिलजी वंश क्या है? खिलजी बेसिकली तुर्की थे, जाति से वह क्या है? तुर्क है। तुर्किस्तान क्षेत्र से ही आए थे खिलजी भी, परंतु इनका अलग से एक रुतबा था, अलग से इनकी कुछ जातिगत पहचानें थी। जो खिलजी है उसे तुर्कों की एक शाखा मानी जाती है। तुर्कों की एक शाखा मानने के साथ में जो खिलजी वंश है उससे भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है, और जो खिलजी वंश का शासन काल है उसे खिलजी वंश का शासन काल न कहकर उसे कहा गया है खिलजी क्रांति। क्या कहा गया है? खिलजी क्रांति कहा गया। जो खिलजी वंश का शासन है उसे क्या बोला गया? खिलजी वंश की क्रांति बोला गया। तो खिलजी जो वंश है उसे खिलजी क्रांति के नाम से भी जानते हैं, खिलजी वंश के भी नाम से जानते हैं। ये क्या है आखिरकार? खिलजी क्रांति क्यों कह रहे हैं? क्रांति कब आती है? जब यकायक एकदम से परिवर्तन दिखाई दे, या ऐसी कुछ घटना घटित हो जिसपे पूरी तरह से सत्ता, या कह सकते हो हम कह सकते हैं चीजें ही परिवर्तित हो जाए। तो खिलजी जो वंश है उसने भारतीय सत्ता में यकायक एकदम से जो परिवर्तन किए, इस कारण खिलजी को खिलजी क्रांति कहते हैं। ठीक है, तो खिलजी क्रांति क्यों कहते हैं इन्हें? क्योंकि आखिरकार इन्होंने जो सत्ता है उससे एकदम से परिवर्तित कर दिया था, सत्ता को एकदम से परिवर्तित कर दिया। तो जो खिलजी है या खिलजी क्रांति है, जो क्वेश्चन बनता है, न्यू टाइप का क्वेश्चन बनता है कि ये खिलजी क्रांति क्या है। तो खिलजी क्रांति ये है कि इसमें पहली चीज तो सत्ता परिवर्तन हुआ, यकायक किसी को यानी अंदाजा ही नहीं था कि सत्ता का परिवर्तन हो जाएगा, क्योंकि इससे पहले तो हुआ नहीं था, इससे पहले तो हुआ नहीं था, सत्ता में ऐसा परिवर्तन इससे पहले नहीं हुआ है। तो जो गुलाम वंश का शासन चल रहा था, केकुबाद और क्यूंकर्स थे, उनको मारने के बाद में सत्ता हत्या ली जाती है। तो आखिर का क्या है? एकदम से सत्ता स्थानांतरण हुआ है, सत्ता दूसरे वंश के हाथ में आ चुकी है। सोचने वाली बात है, सत्ता किसके? दूसरे वंश के हाथ में आई है। अब मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूं कि सत्ता दूसरे वंश के हाथ में आने से क्या हुआ। कि इससे पहले सत्ता को चुनौती मिली है, अमीरों ने सत्ता में चेंजेस किए हैं, परंतु वंश में परिवर्तन नहीं हुआ था। कभी भी भारत में गुलाम वंश का शासन रहा तो उसमें वंश परिवर्तन के साक्ष्य हमें दिखाई नहीं देते, परंतु जलालुद्दीन खिलजी ने जब केकुबाद और क्यूमर्स की हत्या कर दी तो सत्ता में यकायक परिवर्तन आ गया, यकायक एकदम से चेंज आ गया। जब ये चेंज एकदम से आया, एकदम से चेंज हुआ, तो इससे क्या है, वो लोग सजग हो गए। ये क्या है? पहले सत्ता परिवर्तन हुआ, सत्ता परिवर्तन के साथ में शासन में परिवर्तन आया। ठीक है, शासन में परिवर्तन हुआ कि जहां पे गुलाम वंश के शासक कमजोर थे, वहीं पर जो खिलजी वंश है
उन्होंने शासन सत्ता को स्ट्रॉन्ग किया है। तो यह भी एक का एक ही परिवर्तन आया है, अचानक से यह परिवर्तन हुआ है। तो शासन सत्ता में भी क्या है, एक तरह से मजबूती आई है। तो ये कब हुई है, यह मजबूती भी कब आई है, खिलजी काल में ही आई है। खिलजी काल में सत्ता में मजबूती आती है। अब हम इसके बाद की बात करते हैं कि शासन सत्ता में मजबूती आ गई, ठीक है, स्ट्रॉन्ग हो गए वो अपने आप में। अब इन्होंने इसके अलावा क्या किया है, सत्ता स्ट्रॉन्ग हो गई है, शासन स्ट्रॉन्ग हो गया है। अब इस समय अर्थव्यवस्था थी, उसमें भी मजबूती आती है। अर्थव्यवस्था में मजबूती आ रही है। कैसे आ रही है कि अब पहले जो गुलाम वंश के थे वो अमीरों में बंटवारा हो जाता था, और ये लोग आपस में, यानी स्ट्रॉन्ग सत्ता उस टाइम थी नहीं, और अमीरों को और शासक को हमेशा पैसों की कमी रहती थी। परंतु जब खिलजी वंश का शासन काल आया तो उन्होंने अर्थव्यवस्था, अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए काम किया, और उन्होंने एक सी व्यवस्था स्थापित की। अर्थव्यवस्था मजबूत की, शासन कमजोर नहीं रहा, सत्ता में परिवर्तन हुआ एकदम से। अब इन्होंने क्या है, सैनिक व्यवस्था में भी, जो सैनिक व्यवस्था थी उसमें भी परिवर्तन कर दिया। उसमें भी क्या है, इन्होंने परिवर्तन कर दिया था कि जो सैनिक सत्ता थी पहले कमजोर थी, अमीरों के ऊपर निर्भर होना पड़ता था। अब क्या है कि जो खिलजी वंश का शासन काल आया, इन्होंने सैनिक सत्ता को मजबूत किया, एक केंद्रीय सेना गठित की, और केंद्रीय सेना के आधार पर इन्होंने काम करना शुरू किया। तो इस प्रकार क्या है, शासन सत्ता कमजोर नहीं रही। अब सैनिक क्या है, किसके अंडर थे, अब वो सैनिक अंडर है शासक के अधीन। तो अब क्या, अमीर किसके बलबूते सत्ता परिवर्तन कर सकते हैं, वो उनके पास तो खुद की सेना थी नहीं इतनी, शासक के पास खुद की सेना है। तो इस प्रकार क्या है, उन्होंने सत्ता को स्ट्रॉन्ग किया। तो सैनिक व्यवस्था को स्ट्रॉन्ग किया, अर्थव्यवस्था को स्ट्रॉन्ग किया, शासन व्यवस्था यानी राजनीति को स्ट्रॉन्ग किया, उन्होंने सत्ता परिवर्तन करके दिखाया एकदम से। तो इस प्रकार कहा जाए कि जो खिलजी युग है वो खिलजी युग ना होकर खिलजी क्रांति है, क्योंकि उस समय जो एक शासन काल होता है उससे जुड़े हुए विभिन्न बिंदु होते हैं। शासन काल के विभिन्न बिंदुओं में विभिन्न प्रकार के परिवर्तन यकायक ही दिखाई देते हैं। यकायक का मतलब होता है एकदम से। तो बहुत ही स्ट्रांगली डिसीजन खिलजी युग में लिए गए, और इसी कारण जो खिलजी युग का शासन काल है उसे भारतीय इतिहास में खिलजी क्रांति बोलते हैं। तो इन परिवर्तनों के कारण ही इसको क्या बोलते हैं, खिलजी क्रांति बोला जाता है। अब ये खिलजी क्रांति, अब ये खिलजी है कहाँ से, तुर्किस्तान से है। यहाँ पे आए, इन्होंने सत्ता परिवर्तन की और आखिरकार एक स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर दी। तो ये कंप्लीट हो चुका हमारा कि ये खिलजी क्रांति है। अब हम बात करते हैं कि खिलजी वंश का संस्थापक कौन है। तो खिलजी वंश का संस्थापक है जलालुद्दीन खिलजी। कौन है, जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी जिसने केकुबाद और क्यूमर्स की हत्या की और सत्ता को अपने अधिकार में ले लिया। केकुबाद और क्यूमर्स की हत्या की और उसने सत्ता को अपने हाथ में ले लिया था, और इस प्रकार उसने क्या है, खिलजी युग की शुरुआत की, खिलजी शासन की स्थापना की। और ये स्थापना कब की उसने, 1290 ईस्वी में की थी। 1290 ईस्वी में केकुबाद और क्यूमर्स की हत्या कर दी। हत्या करके, ये हत्या भी बताओ कहाँ हुई है, केकुबाद और केकुसर का जो महल था, महल में गया, वहां पर उनकी हत्या की, और कहा जाता है कि उसके बाद में उनको मारकर यमुना नदी में फेंक दिया गया और सत्ता अपने अधीन कर ली। और इस प्रकार क्या है, जो गुलाम वंश है उसका अंत हो गया और जलालुद्दीन खिलजी ने सत्ता अपने हथिया ली। तो इस प्रकार यह चीज़ यहाँ पर हुई है। जलालुद्दीन खिलजी का ये जो हमारा चैप्टर है वो शुरू करते हैं कि अब जो खिलजी वंश का संस्थापक है जलालुद्दीन खिलजी है। अब हम आगे जो चैप्टर शुरू करते हैं वो है जलालुद्दीन खिलजी, यानी खिलजी वंश का जो पहला शासक है, वो पहला शासक कौन है, जलालुद्दीन खिलजी। कौन है, जलालुद्दीन खिलजी। ठीक है, जलालुद्दीन खिलजी इस वंश का महत्वपूर्ण शासक है। 1290 ईस्वी से 1296 ईस्वी, 1290 ईस्वी से 1296 ईस्वी तक जलालुद्दीन का शासनकाल रहा और जलालुद्दीन क्या है, शासक बना रहा। तो इस प्रकार हमारा क्या है कि जलालुद्दीन शासक बन बैठा, 1296 ईस्वी तक वह शासन करता है।
अब हम बात करते हैं कि जलालुद्दीन खिलजी, पहली बात करते हैं ये कौन है, ठीक है, या फिर हम इसको एक और शब्द दे सकते हैं, प्रारंभिक जीवन, यानी इसका प्रारंभिक जीवन कैसा था, ठीक है। जलालुद्दीन खिलजी कौन है, इसका प्रारंभिक जीवन किस प्रकार का था, तो इस प्रकार से भी हम इसे समझ सकते हैं कि जलालुद्दीन खिलजी आखिरकार कौन था। ये बेसिकली क्या है कि तुर्किस्तान के रहने वाले थे और हेमलंद की पहाड़ी, यानी ये जो जलालुद्दीन खिलजी है, इनके जो पूर्वज हैं वो तुर्किस्तान के थे। और तुर्किस्तान में कहां पे हैं ये, हेमलंद की पहाड़ी और लगमान क्षेत्र, हेमलंद की पहाड़ी लगमान क्षेत्र में ये रहने वाले थे, ठीक है। ये एक गर्म क्षेत्र था, यानी उष्ण क्षेत्र था, ठीक है। तो जो जलालुद्दीन खिलजी के पूर्वज थे तुर्किस्तान के रहने वाले थे, हेमलंद पहाड़ी और लगमान में ये रहते थे। एक उष्ण प्रदेश है, जलवायु यहाँ की कठिन है। तो यह क्या है, जैसे ही भारत में मुस्लिम सत्ता स्थापित होती है, जैसे ही भारत में मुस्लिम सत्ता स्थापित होती है, तो यह क्या है, भारत आ जाते हैं। कहाँ आ जाते हैं, भारत आ जाते हैं, ठीक है। भारत में जैसे ही मुस्लिम सत्ता स्थापित होती है, मुस्लिम सत्ता सुदृढ़ होती है, तो भारत में ये आ जाते हैं। अब ये भारत में आते क्यों है, यानी उस पहाड़ी क्षेत्र में तो ये पहले से रह रहे थे, वहां पे छोड़ के ये यहाँ क्यों आते हैं, कि जैसे ही भारत में मुस्लिम सत्ता स्थापित हुई, तो भारत के प्रत्येक मुस्लिम शासक ने ये ट्राई किया कि जो भी उनके पुराने मुस्लिम जो तुर्की अमीर हैं या तुर्की जो कबीले हैं, वो यहाँ पर आके बसे और यहाँ पर हमारा सहयोग करें, क्योंकि हमारे क्षेत्र के हमारे लोग आके यहाँ पे रहेंगे तो हमें अपनापन महसूस होगा और हम उन्हें यहाँ पे पद प्रदान करेंगे, और दूसरा यहाँ पर शासन करना भी आसान हो जाएगा। भारतीयों की अपेक्षा हम तुर्कों पर ज़्यादा भरोसा कर सकते हैं। इस आधार पे उन्होंने क्या है, तुर्किस्तान के क्षेत्र में रहने वाले कबीलों और वहाँ के लोगों को बुलाया। अब उन्होंने यहाँ पे बुलाया था, अब ये कब आ रहे हैं, बुला किस लिए रहे, अपने पद को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए वो कर रहे हैं। अब इन्होंने बुलाया कब है, इल्तुतमिश के समय आए थे। कब आए थे, इल्तुतमिश का जब शासन काल था, तब यह अपने क्षेत्र को छोड़कर कहां आ गए, भारत आकर बस गए। और इल्तुतमिश ने भी क्या है, इन्हें उच्च पद प्रदान कर दिए, अच्छे अच्छे पद दिए, ताकि ये भारत में बसे रहे और इनको भारत में रोजगार प्रदान किया गया। तो इनको अपने लिए उन्होंने पद प्रदान किया कि आखिरकार ये हमारे सपोर्टर बने रहेंगे तो हमारे लिए अच्छा रहेगा। तो इस चीज के लिए उन्हें ये पद प्रदान किए गए, और इसी कारण क्या है, यह इल्तुतमिश के समय ही भारत आकर बस गए, भारत आकर बस गए। अब ये पूर्वज यहाँ पर निवास करने लग गए, और इनका कारण क्या था कि दिल्ली की सत्ता को सुदृढ़ करना है, दिल्ली के शासक का सहयोग करना है, विश्वास पात्र जो लोग हैं उनका ग्रुप क्रिएट करना है। ये प्रमुख कारण थे जिसके कारण यह लोग यहाँ पर आकर बसे, और लोगों को यहाँ पर रोजगार क्यों दिया गया, इल्तुतमिश ने अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए उन्हें रोजगार दिया, और इल्तुतमिश ने उन्हें विभिन्न पद प्रदान किए। अब विभिन्न पद प्रदान करने के बाद में उन्हें एक और चीज कही गई कि आप और भी लोगों को यहाँ लेके आए, आप आ गए ना, तो औरों को बुलाओ, यानी इनको और मैंने प्रवोक किया कि आप तुर्किस्तान से और लोगों को यहाँ पर लेकर आ सकते हैं। तो इसी कारण क्या है, काफी समय तक तुर्की जो लोग हैं वो भारत में आते रहे और आकर बसते रहे। तो इल्तुतमिश के समय से ये शुरुआत होती है और आगे के समय तक ये चलती रहती है। अब इल्तुतमिश के समय ही है क्या, जलालुद्दीन के जो पूर्वज हैं वो भारत आकर बस गए, भारत आकर बस गए। अब भारत में ये कहाँ बसे, ये बसे पंजाब क्षेत्र के समथिंग, पंजाब का जो उपजाऊ क्षेत्र है उसकी तरफ आकर बस गए। अब वहीं पे बसे रहे। अब कहा जाता है कि जलालुद्दीन खिलजी जो था उसका जन्म भी पंजाब क्षेत्र में ही हुआ था, पंजाब क्षेत्र में इसका जन्म हुआ, पंजाब क्षेत्र में इसका लालन पालन हुआ। अब जलालुद्दीन खिलजी जो है एक कह सकते हो कि जब गद्दी पे बैठा तब तो ये बहुत बुढ़ा था, पर जब यह शासन के समक्ष आया, या फिर कह सकते हो जब ये सेवा देना शुरू किया दिल्ली सल्तनत की, तब यह बूढ़ा नहीं था।
जो उस समय कह सकते हो कि जो जलालुद्दीन थे वो शासक बनने से पहले उनका जीवन कैसा था। तो कहा जाता है इनका जो जन्म है वो कहाँ हुआ है, पंजाब में। लालन पाल कहाँ हुआ है, पंजाब में। जैसे ही जवान हुए तो ये क्या है, बलवन की सेवा में चले गए। क्या है, बलवन की सेवा में चले गए। बलवन के यहाँ पर ये काम करना शुरू कर दिया इन्होंने। पहले ये एक आम सैनिक नियुक्त हुए। इनकी योग्यता देखते हुए इनको सूबेदार का पद तक मिला। आम सैनिक से लेके ये सूबेदार के पद पे रहे। पर बलवन ने पहले इन्हें एक आम सैनिक बनाया। सैनिक बनने के बाद में इन्हें मंगोल आक्रमण के लिए उत्तर पश्चिम क्षेत्र में नियुक्त किया गया। इनको कहा गया उत्तर पश्चिम, यानी पंजाब के ऊपरी क्षेत्र पर इनको नियुक्त कर दिया गया। ठीक है, तो इनको इनके क्षेत्र में नियुक्त किया गया एक तरह से। तो किस लिए नियुक्त किया जा रहा है, मंगोलों से आक्रमण जो हो रहे थे, मंगोलों के आक्रमण हो रहे थे, उन आक्रमणों को रोकने के लिए जलालुद्दीन खिलजी को नियुक्त किया गया। वहां पर इसको एक सैनिक टुकड़ी दी गई, आप वहां पर रहिए और मंगोलों से ये क्षेत्र की रक्षा करें। अब वहां पर मंगोलों से रक्षा का काम सौंप दिया गया। मंगोलों के यहाँ काम करने लग गए। मंगोलों से रक्षा काम करने लगे। काफी समय तक मंगोलों से इन्होंने युद्ध किया। तो इन्होंने क्या, अपनी योग्यता साबित की। योग्यता साबित की कि मंगोल आक्रमण काफी बार हो चुके हैं। लगभग 4 बार आक्रमण हुए थे बलवन के समय। बलवन के समय जो 4 बार आक्रमण हुए थे, तो उन चारों आक्रमण के समय जलालुद्दीन खिलजी ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया। तो उस प्रदर्शन से खुश होकर क्या बलवन ने इसको अधिक से अधिक पद प्रदान किए थे। तो बलवन के समय इस सेना में आम सैनिक बन के आया। फिर इसे सर ए जानदार पद नियुक्त हुआ। सर ए जानदार का पद मिला। अब सर ए जानदार का पद क्या है, सर ए जानदार वो पद है जिसमें शाही अंगरक्षकों की नियुक्ति होती है। शाही अंगरक्षकों यानी जो राजा होता है उसके बॉडीगार्ड जो है वो यही संभालता था। शाही अंगरक्षकों ये क्या है, प्रधान है। अब क्या है, जो भी अंगरक्षक राजा के अधीन थे वो सब जो राजा के लिए नियुक्त होते थे, शासक के लिए जो नियुक्त होते थे अंगरक्षक, उन अंगरक्षकों का काम देखने वाला कौन था, जलालुद्दीन खिलजी था। और ये पद क्या है, शाही अंगरक्षकों को संभालने वाला पद है सर ए जानदार। सर ए जानदार ये पद इतना महत्वपूर्ण है क्योंकि राजा के जान माल की रक्षा, महल की रक्षा का काम इसी के ऊपर है। तो बहुत विश्वास पात्र व्यक्ति को यह प्रदान किया जाता था। उस समय यह पद जलालुद्दीन को मिला और बलवन ने उसकी योग्यता देखते हुए उसको यह पद प्रदान किया। सर ए जानदार के पद पे वो नियुक्त हुआ, शाही अंगरक्षक था। अब क्या है कि 40 दल का तो अंत हो चुका था, 40 दल का तो अंत बलवन कर चुका था। तो उसका अब किस दल में नहीं है, वो एक शक्तिशाली तुर्की अमीर था। अब क्या है, जलालुद्दीन खिलजी क्या एक शक्तिशाली तुर्की सारी अमीर बन गया। अब सर ए जानदार के पद के बाद में उसे समाना की जागीर मिली। क्या मिली, समाना की जागीर भी प्राप्त हुई थी। समाना जो क्षेत्र है उस क्षेत्र की इसे क्या मिली, जागीर मिली। तो अब क्या ये एक जागीरदार के पद पर भी कार्य करने लग गया था। तो इस प्रकार अब इसकी क्या पोस्ट बढ़ गई। अब इसको क्या है, जागीरें प्राप्त होनी शुरू हो गई। जहां पे पद पहले प्राप्त था अब इसे जागीरें भी मिलनी शुरू हो गई थी। अब जब इसने यानी अपना पद प्रदर्शित किया, अपने आप को योग्य साबित किया, तो हुआ यह है कि इसने जब मंगोलों से युद्ध किया था, मंगोलों के साथ योग्यता दिखाई थी, तो बलवन ने इससे ना शाइस्ता खां की उपाधि दी थी। शाइस्ता खां की उपाधि दी थी। शाइस्ता खां की उपाधि क्यों देता है, क्योंकि इसने मंगोल आक्रमण में अपना बेहतरीन प्रदर्शन किया था। जब मंगोल आक्रमण में यह अपना बेहतरीन प्रदर्शन कर रहा था तो उससे प्रभावित होकर इसको क्या है, एक पद प्रदान करने के साथ साथ में इसको उपाधि भी दी गई। और
फिर इसके बाद में ये केकुबाद के समय सेना का मंत्री भी रहा। ठीक है, केकुबाद जब अब ये समाना के जागीरदार रह गया, सर ए जानदार पद रह गया, इसकी योग्यता साबित हुई, मंगोलों से युद्ध के लिए नियुक्त हुआ, सैनिक नियुक्त हुआ। अब इसके बाद में क्या हो रहा है, ये बाद में सेना मंत्री यानी मीर ए बख्शी पद पर नियुक्त हुआ, सेना का काम भी इसे सौंपा गया, सेना मंत्री का काम सौंपा गया इसको। ठीक है, ये कब सौंपा गया, केकुबाद के समय, केकुबाद के समय। इतने पद, ये जो इतने पद है यहाँ तक का किसके समय है, बलवन के समय है, केकुबाद के समय सेना मंत्री रहता है। और केकुबाद के समय ये जो खिलजी तुर्क हैं, जो खिलजी तुर्क थे उसका सरदार भी था, यानी जो खिलजियों का जितना बड़ा ग्रुप था उस ग्रुप का सरदार कौन था, जलालुद्दीन खिलजी। तो उस समय खिलजी तुर्कों का सरदार था ये, सारे खिलजी जो भारत में निवास कर रहे थे वो इसे अपना सरदार मानते थे। ठीक है, खिलजी इसके पक्ष में थे। केकुबाद के समय सेना मंत्री रहता है, फिर ये उत्तर पश्चिम में भी रहता था, यानी उत्तर पश्चिम का सूबेदार भी था, ये उत्तर पश्चिम का सूबेदार था। केकुबाद ने सेना मंत्री भी नियुक्त कर रखा था। अब ये उत्तर पश्चिम में नियुक्त किसके लिए, मंगोलों के कारण नियुक्त है, मंगोलों के लिए यह नियुक्त था, मंगोलों के लिए काम कर रहा था, मंगोलों के लिए वहां पे रुक रहा था कि मंगोलों को आक्रमण भारत पे ना हो पाए, इसके लिए उसे वहां पर नियुक्त किया हुआ था और इसी कार्य कारण वो वहां पर रुका रहा। अब जब उसे इतने पद मिल गए तो उसकी प्रतिष्ठा भी क्या है, काफी ज्यादा बढ़ गई थी, उसकी शक्ति में भी काफी ज्यादा वृद्धि हो चुकी थी। अब क्या है, जो जलालुद्दीन खिलजी है वो एक ऐसा शासक बन चुका था जिसके पास में सत्ता का क्या है, बहुत ज्यादा प्रभाव था। अब उसको सत्ता में महत्वपूर्ण स्थान मिलना शुरू हो गया और जो शासक है वो इसको एक महत्वपूर्ण अधिकारी मानने लग गए थे। अब महत्वपूर्ण अधिकारी ये बन चुका है, महत्वपूर्ण व्यक्ति बन चुका है। अब इसके बाद में इसने क्या किया है, इस पे चर्चा करते हैं। जैसे ही ये आगे जाकर समाना का यानी जागीरदार रह गया, सेना मंत्री रह गया, केकुबाद की बात करते हैं। केकुबाद जब दिल्ली का शासक रहा तो स्टार्टिंग समय तो बहुत आसानी से उसका गुजर रहा था, पर थोड़े समय बाद में शासन की सत्ता क्या है कि थोड़ी सी प्रॉब्लम करने लग गई। प्रॉब्लम इसलिए करने लग गई कि वहाँ पर कच्छन का अधिकार था। किसका अधिकार था, कच्छन का। पहले तो वहाँ पर एक तुर्कों का अधिकार था उस शासन पर बाद में कच्छन जो था नव मुस्लिम, उसका बहुत ज़्यादा दबदबा हो गया था। किसका, कच्छन का, कच्छन का दबदबा हो गया। ठीक है, अब जब कच्छन का दबदबा किसके पास है, केकुबाद पर। केकुबाद पर दबदबा था कच्छन का। कच्छन ने सत्या, अब जैसे ही केकुबाद को लकवा आ जाता है, यानी मैं पहले पढ़ा चुका हूँ कि केकुबाद को पैरालिसिस अटैक आ जाता है, उसको लकवा आ जाता है तो बेड रेस्ट पे आ जाता है, तो क्यूमर्स को गद्दी पे बैठा दिया जाता है। अब होता ये है कि क्यूमर्स को गद्दी पे बैठाने से पहले क्या है कि कच्छन ने अपना पद बढ़ा लिया और वह सत्ता का उपभोग करने लग गया था। परंतु जो तुर्की अमीर थे वो कच्छन को पसंद नहीं करते। तुर्की अमीर क्या है, कच्छन को पसंद नहीं करते। तो कच्छन के विरुद्ध क्या है, जलालुद्दीन को आमंत्रित किया गया। जलालुद्दीन को आमंत्रित किया गया। कहां से आमंत्रित किया गया, जो उससे मंगोल आक्रमण के लिए उत्तर पश्चिम में नियुक्त किया गया था वहां से। बोला कि आप पंजाब का क्षेत्र छोड़ो, दिल्ली में आपकी आवश्यकता है। तो एकदम से अर्जेंट में उसे दिल्ली बुलाया गया। अब उस समय केवल खिलजी तुर्की नहीं बुला रहे, पूरे तुर्की सरदार उसे बुला रहे हैं। उस समय के सारे तुर्की सरदार क्या है, उसके सपोर्ट में थे और उसको बुला रहे थे कि आप दिल्ली आइए, आप दिल्ली आ जाइए। तो अब क्या है कि एक मिल जाता है, एक क्या होता है कि एक मौका मिलना होता है जिसमें एक इनडायरेक्ट साइन मिल गया उसे कि मेरे पक्ष में दिल्ली के सरदार हैं, मुझे दिल्ली के सरदारों के साथ में मिलकर सत्ता को बचाना है, तो मेरी इंपॉर्टेंस है, मेरी इंपॉर्टेंस है। तो उसी कारण क्या है, जलालुद्दीन खिलजी एक सेना सहित कहाँ पे, दिल्ली पहुंचता है। दिल्ली पहुंचता है और कच्छन का अंत कर देता है। कच्छन का अंत करके सत्ता को अपने हाथ में समेट लेता है। अब सत्ता को कंट्रोल करना किसने शुरू कर दिया, जलालुद्दीन खिलजी ने। तुर्की अमीरों का, खिलजी अमीरों का उसे सहयोग मिल गया। फिर उसके बाद कच्छन का अंत हो गया। तो एक तरह से कह सकते हो उसमें का शक्तिशाली जो अमीर है, या कह सकते हो शक्तिशाली जो व्यक्ति था
वो जलालुद्दीन खिलजी था। अब उसने क्या है कि कुछ समय तक केकोबाद, और केकोबाद जब लकवा आ जाता है तो गद्दी पे बैठा रहता है क्यूमर्स को। क्यूमर्स कौन है? केकोबाद का बेटा है, 3 साल का बच्चा था। 3 साल के बच्चे को वो गद्दी पर बैठाते हैं। 3 साल के बच्चे को गद्दी पर बैठाने के बाद होता यह है कि 3 साल का बच्चा जब गद्दी पर बैठ जाता है, गद्दी बैठ गया, अब 3 साल का बच्चा खिलौने से खेलता है, खाना पीना सही ढंग से आता नहीं है, आखिरकार शासन कैसे चलाएगा? तो एक तरह से शासन चला रहा था जलालुद्दीन खिलजी। पर कुछ समय तक वो देखता है कि हाँ ठीक है, चल रहा है, इसके नाम से चल रहा है, मेरा काम हो रहा है। पर बाद में देखता है कि मुझे तो अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित करनी है, आज नहीं तो कल मुझे करना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या है कि एकदम से एक रात्रि को क्या है कि क्यूमर्स की हत्या कर दी, केकोबाद की हत्या कर दी, और इन दोनों की हत्या करके यमुना नदी में फेंक दिया, उनको मार दिया और फिर यमुना नदी में फेंक दिया। फिर इस प्रकार से क्या हुआ? इस प्रकार से क्या है, जलालुद्दीन खिलजी क्या है, स्वतंत्र रूप से दिल्ली की गद्दी पर बैठ जाता है। अब क्या है, उसने दिल्ली की सत्ता हत्या ली। अब दिल्ली का वो गद्दी पे बैठना उसका हो जाता है। तो हम इसके 2 पॉइंट्स डिवाइड कर सकते हैं कि एक तो प्रारंभिक जीवन में हम यहाँ तक का वर्णन कर सकते हैं कि आखिरकार वो बलबन की सेवा में आया, ठीक है, और फिर बलबन की सेवा से लेके और जो वो गद्दी प्राप्ति करता है, तो हम उसको कह सकते हैं, एक अलग टॉपिक बना सकते हैं, गद्दी की प्राप्ति या शासन की प्राप्ति। तो पहला पॉइंट प्रारंभिक जीवन, दूसरा हमारा गद्दी की प्राप्ति। तो बलबन की सेवा में आने तक का उसका है, पंजाब में जन्म हुआ है, वो सब चीज़ें, बलबन की सेवा में आना, ये प्रारंभिक जीवन हो गया। फिर उसके बाद में गद्दी प्राप्ति के लिए संघर्ष किया उसने, वो हम यहाँ तक का अलग पॉइंट में लिख सकते हैं। अब उसने गद्दी प्राप्ति की, जलालुद्दीन खिलजी ने केकोबाद और क्यूमर्स की हत्या कर दी। अब केकोबाद और क्यूमर्स जब मर चुके हैं तो एक बार तो एकदम से जो होता है कि बहुत बड़ा धक्का लगता है, एक बार बहुत बड़ा धक्का लगता है कि आखिरकार सत्ता एकदम से गिर कैसे गई, क्योंकि इतना टाइम शासन किया है, बलबन जैसा शक्तिशाली शासक था, उसके बनने के 3 साल बाद में ही गुलाम वंश का ही अंत हो जाता है, यानी पूरे वंश का ही अंत हो जाता है, शासन सत्ता ही नहीं, पूरे वंश का ही अंत हो गया। तो आखिरकार ये बहुत बड़ी बात थी उस समय के टाइम में कि आखिरकार इस प्रकार से क्या है, एकदम से सत्ता में इतना बड़ा फेर आना कोई आम बात नहीं थी। अब हम बात करते हैं कि आखिरकार जब सत्ता परिवर्तन हुआ तो उस समय केकोबाद की हत्या कर दी गई, क्यूमर्स की हत्या कर दी गई, दोनों की हत्या करके फिर जलालुद्दीन खिलजी क्या है, गद्दी पर बैठता है। अब जलालुद्दीन खिलजी क्या है, गद्दी पर बैठ चुका है। अब गद्दी पर बैठा तो आखिरकार उसके समक्ष समस्याएं क्या थी, अब हम उसकी समस्याओं का अध्ययन यहाँ पर करेंगे। जलालुद्दीन खिलजी जब गद्दी पर बैठा तो आखिरकार उसको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा। तो आखिरकार जब वो गद्दी पे बैठा तो उसको पहली जो समस्या है वो यह हुई कि अपनी सत्ता को वो सही साबित कैसे करे। आखिरकार वो अपनी सत्ता को सही साबित करके, तो पहली प्रॉब्लम थी शासन की वैधता, यानी शासन को वैध कैसे साबित करूं, क्योंकि मैंने तो सत्ता हत्या ही है, मैंने अपने मालिक की हत्या करके सत्ता पर अधिकार कर लिया। आखिरकार मैं अपने शासक को मारकर, उसके राजकुमार को मारकर, उसके वंश का अंत करके सत्ता को अपने हाथ में ले रहा हूं। तो आखिरकार ये चीज तो गलत है, क्योंकि ये चीज तो होनी नहीं चाहिए, तो सत्ता साबित नहीं होगी इससे। फिर दूसरी बात जो उसको लगी कि अमीरों का विद्रोह। अब क्या है कि चाहे अमीर सहयोगी हो, कुछ हो, अमीर का सहयोग कर रहा था, परंतु अब वो अमीर एक तो शक्तिशाली बन जाता है और दूसरा कमजोर पड़ जाता है। तो क्या कमजोर पड़े हुए लोगों ने क्या है कि आवाज उठाई, विद्रोह कर दिया। क्यों? क्योंकि जलालुद्दीन खिलजी भी एक अमीर ही था और उसके सहयोगी और अमीर भी थे, तो वो चाहते नहीं थे कि आखिरकार जलालुद्दीन खिलजी के हाथ में सत्ता रहे। तो उन्होंने क्या है कि जलालुद्दीन खिलजी का विद्रोह किया कि आखिरकार आप सत्ता त्याग दें, आपको किसी न किसी प्रकार से केकोबाद के वंशजों को ही सत्ता में रखना है, केकोबाद के वंशजों को ही सत्ता में रखना है। तो उसके लिए इन्होंने दबाव बनाया कि आखिरकार केकोबाद के लिए ही आपको ये काम करना है, आपने अपनी सत्ता उनके हाथ में नहीं। फिर अमीरों में ये बंटवारा भी हो गया कि आपने सत्ता हत्या ली तो हमें भी सत्ता का कुछ ना कुछ भाग अलग दे दो और हम स्वतंत्र शासक
बन बैठे। तो स्वतंत्रता के लिए उन्होंने भी काम करना शुरू कर दिया, वो भी अपने आप को स्वतंत्र शासक बनाना चाहते थे। अब अमीरों के मन में ये आ गया था कि जिस प्रकार उसने सत्ता हथियाई है तो क्या हम भी हथिया सकते हैं। दूसरी बात ये थी कि क्या हम कुछ क्षेत्रों के स्वतंत्र अधिकारी बनकर स्वतंत्र शासन कर सकते हैं। तो इस बेस पे उन्होंने काम करना शुरू कर दिया था। तो इस प्रकार उन्होंने क्या स्वतंत्र सत्ता स्थापित करने के लिए विद्रोह करना शुरू कर दिया। अब मैं आपको इसके आगे बताता हूँ कि इसके पश्चात जो है वो उसको क्या दिक्कत आई। तीसरा, रिक्त राजकोष। अब 3 साल में क्या है, राजकोष रिक्त हो गया। बलबन ने बड़ी मेहनत से उसे भरा था, परंतु क्या अमीरों ने ही 3 साल में सत्ता में इधर उधर खर्च करके खत्म कर दिया, राजकोष रिक्त हो गया। असंगठित राज्य, यानी जो उस समय का गुलाम इसका शासन था वो अब असंगठित होना शुरू हो गया था, क्योंकि अमीर वफादार रहे नहीं और सत्ता परिवर्तन हुए, तो उससे क्या असंगठित राज्य बना रहा। बलबन के उत्तराधिकारियों से संघर्ष, यानी बलबन के उत्तराधिकारी थे कुछ, जैसे बुगरा खां जो बंगाल में शासन कर रहा था, मलिक छज्जू है जो अवध में था। तो ये जो बलबन से जुड़े हुए रिश्तेदार थे, यह भी उसके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, क्योंकि वो सत्ता को चुनौती दे सकते थे। तो इनके कारण भी क्या है कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। जो छठा कारण है वो है मंगोल आक्रमण। मंगोलों का आक्रमण उस समय के दिल्ली सल्तनत के सभी राजाओं की मुख्य समस्या बना हुआ था। तो इस प्रकार देखा जाए, फिर एक 7वीं जो प्रॉब्लम है वो है ठग। जो दिल्ली के आसपास के क्षेत्र थे वहां पर ठग, चोर और जो डकैत थे वो काफी ज्यादा थे। तो इसका भी क्या है कि काफी ज्यादा व्यवस्था बिगड़ी थी, दिल्ली का आसपास का क्षेत्र सुरक्षित नहीं था। जैसे कि बलबन ने तो मेवाती क्षेत्रों पर आक्रमण करके मेवात क्षेत्र पर तो कंट्रोल कर लिया था, परंतु क्या है अभी भी चोर जो डकैत थे, लुटेरे थे, वो अभी भी थे, ठग थे, तो उन पे कंट्रोल करना भी जरूरी था। अब ये प्रमुख 7 समस्याएं थी जिसका सामना जलालुद्दीन खिलजी को करना था। पहली बात तो ये थी कि शासन की वैधता, यानी शासन उसका वैध है या नहीं है, इसको साबित करना जरूरी था कि आखिरकार, क्योंकि वो उस तो मालिक को मार के गद्दी बैठा, तो आखिरकार उससे अपना शासन वैध साबित करना था। अमीर वर्गों का विद्रोह, तो वो दूसरा कारण है जिसमें क्या है कि अमीर जो थे वो चाहते थे कि आखिरकार जलालुद्दीन सत्ता पे ना आए, और उसके अलावा जो अमीर वर्ग है वो ये चाहता था कि आखिरकार जो सत्ता का केंद्र है वो गुलामों के अधीन रहे, हम शक्तिशाली बने रहे, परंतु कोई हमारा एक अमीर उसमें से शासक ना बने। वो केवल शासन तो गुलामों का ही चाहते थे, परंतु क्या है कि वह जलालुद्दीन के पक्ष में गद्दी नहीं चाहते थे, तो उसका विद्रोह किया। रिक्त राजकोष, रिक्त राजकोष मतलब यानी उस समय कोई भी सशक्त तरीके से कोई भी उस टाइम यानी राजकोष इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था। कैसे नहीं था? बलबन ने कुछ विजय अभियान किए थे, बलबन के समय भी अमीरों पर कंट्रोल किया गया, और बलबन की मृत्यु जैसे ही हुई उसके बाद में क्या व्यवस्था बिगड़ गई, शासन व्यवस्था फिर अमीरों के हाथ की कठपुतली बन गई। अमीर अब शक्तिशाली हो गए, अमीरों के हाथ की कठपुतली रहने के कारण क्या है कि अमीरों ने बहुत ज़्यादा, एक तरह से कह सकते हो कि एक जो होती है ना जो खून चूसती है, उसकी तरह क्या है अमीरों ने क्या है वहाँ की व्यवस्थाओं का खून चूसना शुरू कर दिया। तो इस प्रकार उसका एक ये प्रभाव रहा। फिर इसके अतिरिक्त जो अगला जो समस्या उसकी वो है असंगठित राज्य, यानी एक कंट्रोल्ड उसकी समस्या नहीं थी। तो उसकी यानी क्या है असंगठित राज्य कैसे रहा कि जैसे ही बलबन की मृत्यु होती है
तो केकुबाद, क्यूमर्स जैसे लोग गद्दी में बैठते हैं तो उससे क्या है, अमीर अपने आप के अपने क्षेत्र में स्वतंत्र हो जाते हैं। और केकुबाद के समय में बुगरा खान जो है वो बंगाल का स्वतंत्र शासक बन जाता है। तो इस तरह से देखा जाए कि सत्ता का यानी कमज़ोर पड़ने के कारण क्या है कि एक तरह से अनबैलेंस्ड हो जाती है, सत्ता अनबैलेंस्ड हो जाती है। फिर बलवन के जो उत्तराधिकारी है उनमें संघर्ष होने लग जाता है। बलवन के जो उत्तराधिकारी है वो उनसे संघर्ष होने लग जाता है, जिनमें बंगाल में बुगरा खां स्वतंत्र शासक था, बलवन का ही पुत्र था, और बुगरा खां का पुत्र केकुबाद मारा जाता है, उसका पोता क्यूमर्स मारा जा रहा है। तो आखिरकार बंगाल का भी काफ़ी ज़्यादा भय उसे था। फिर दूसरी बात है कि मलिक छज्जू जो कि दामाद था बलवन का, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा। इस प्रकार देखा जाए कि बहुत ज़्यादा उसके रिश्तेदारों से भी प्रॉब्लम थी उसे कि उनके रिश्तेदार कभी ना कभी सत्ता को चुनौती देंगे, वो युद्ध करेंगे। और अभी मैं युद्ध की स्थिति में नहीं हूँ, क्योंकि मैं तो न तो एक संगठित राज्य है मेरे पास, न मेरे पास एक संगठित सेना है, न मेरे पास अमीर मेरे पक्ष में है। तो इस प्रकार उनको ये दिक्कत भी थी। जो छठा कारण है वो मंगोल आक्रमण। मंगोल क्या है, हमेशा समस्या रहा है, दिल्ली सल्तनत में एक महत्वपूर्ण समस्या रहा है जब तक मुगल नहीं आते हैं, क्योंकि मुगल मंगोल ही है, मुगल मंगोल ही है। अब मंगोलों के कारण क्या है कि सत्ता में थोड़ा परिवर्तन आना शुरू होता है। जो मंगोल है वो एक ऐसी बर्बर जाति थी जो बार बार में लूटने के लिए आक्रमण करती रहती थी। भारत पे भी उन्होंने कई बार आक्रमण किए। तो मंगोलों के आक्रमण से भारत उस समय काफ़ी परेशान था। बलवन ने भी उसके लिए काफ़ी कुछ किया, और आगे जाके खिलजी वंश में भी मंगोलों से रक्षा के लिए काफ़ी कुछ किया जाता है। जलालुद्दीन खिलजी के समय भी मंगोल आक्रमण हुए, परंतु उसने अपनी समझदारी से सही किया। तो कहा जाता है कि मंगोल आक्रमण उस समय की एक महत्वपूर्ण समस्या थी जो सभी शासकों को देखनी पड़ी। फिर इसके बाद सातवां है ठग, चोरों व डकैतों का आतंक। तो आसपास का जो दिल्ली का क्षेत्र था, क्योंकि दिल्ली उस समय केंद्र है सत्ता का और राजधानी थी और व्यापारिक केंद्र भी था। तो जो व्यापारी होते थे, आसपास के लोग होते थे, तो उनको आने जाने में बड़ी दिक्कत होती थी। क्यों होती थी? क्योंकि आसपास के लोग उन्हें लूटते थे, डकैती करते थे, चोर थे आसपास में। तो उनसे परेशान होकर क्या है कि वो काफ़ी ज़्यादा शिकायतें उनके वहाँ पर पहुँच रही थी कि आखिरकार चोरों डकैतों के कारण जो है व्यवस्थाएं बिगड़ना शुरू हो गई और जो व्यापार है वो अब सुरक्षित नहीं रहा। तो ये प्रमुख समस्याएं उस समय उनके पास में रही। अब हम बात करते हैं कि इसके पश्चात जलालुद्दीन खिलजी ने क्या किया। ठीक है, अब हम इसके बाद में अध्ययन करेंगे कि आखिरकार जलालुद्दीन खिलजी ने इसके पश्चात क्या किया है। तो जो पहला काम उसने किया वो किया विद्रोही अमीरों का दमन। जो भी विद्रोही है उनका दमन किया। अब विद्रोह क्या है कि जलालुद्दीन खिलजी एक ऐसा आदमी था जो भी उसके विद्रोही थे उनके लिए वो कह सकते हो कि काफ़ी कठोर निर्णय लेता था। काफ़ी कठोर उनके लिए निर्णय लेता था कि आखिरकार सत्ता के लिए जो उचित है वो करना पड़ेगा। पर दूसरी तरफ जलालुद्दीन खिलजी का ये भी देखने को मिलता है कि कई यानी जितना उसकी कठोरता देखने को नहीं मिली उससे कहीं ज़्यादा उसकी दयालुता देखने को मिली। वो अमीरों के लिए भी काफ़ी दयालु था। जैसे कि जितने भी अमीर थे, जैसे कि जो बलवन के पक्ष के थे उनको दंडित किया, उन पे कंट्रोल किया, और वहीं पर जो उसके पक्ष के खिलजी जो थे उनको यानी कहा कि आप हमारा सहयोग करें, आखिरकार सत्ता में सहयोग करें। तो उनके लिए काफ़ी दयालु था। उनको आखिरकार सेना या किसी प्रकार से दबाव डालकर उनको बंदी बनवाया गया, परंतु कई ऐसे अमीर थे जिन्हें मुक्त भी कर दिया गया। तो अमीरों के लिए उसने दोहरी नीति अपनाई। कई लोगों को क्या है कि उसने यानी पराजित करके मरवा दिया और कई लोगों को उसने क्या मुक्त कर दिया। परंतु दोनों तरह की नीतियां मैं आपको समझा देता हूं कि जैसे कोई अमीर आक्रमण करने की सोचता था या फिर उसका विद्रोह ज़्यादा बढ़ जाता था तो उसका अंत करवा दिया जाता था, यानी सेना भेजकर उसका अंत कर दिया। अंत करने के बाद में उसको मृत्यु के घाट पे उतार दिया। अब कुछ अमीर ऐसे होते थे जिनका विद्रोह थोड़ा ठीक ठाक था, परंतु सेना ने वहाँ पे पहले कंट्रोल कर लिया और उनको बंदी बनाकर और उनके ओहदे
और उनके कार्यों को देखते हुए उनको क्षमा कर दिया जाता था कि आखिरकार उन्होंने भी सुल्तान की सेवा की है, तो वो उसको बहुत इजीली ले लेता था कि आखिरकार मेरे ये अमीर है तो इनको मैं ऐसे हर किसी को तो मार नहीं सकता। तो कुछ अमीरों को वो स्वतंत्र कर देता था और अपने विवेक के आधार पर कुछ अमीरों को वो जीवित रहने देता था। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कैसे उनकी सत्ता से छीन ली जाती थी। यानी कहीं के जागीरदार है, जागीर छीन ली, उनका पद छीन लिया और फिर उन्हें जीवित छोड़ दिया। तो इस प्रकार उनका पद छीनकर उसे जीवित छोड़ दिया जाता था। अब जो सुल्तान है वो इस प्रकार से कार्य काफी समय तक करता रहा। जब वो गद्दी पर बैठा तो गद्दी पर बैठते ही गद्दी पर वो बैठता किला खेर। किला खेर जो है जिसका निर्माण केकोबाद ने करवाया था, किला खेर के दुर्ग में वो राजगद्दी पे बैठता है और राजगद्दी पे बैठते ही उसने क्या सिंहासन बैठा और जलालुद्दीन खिलजी के नाम से वो गद्दी पर बैठ गया। उसने अपने नाम के आगे फिरोज शाह भी लगवाया, यानी जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी उसका गद्दी बैठते समय नाम था। शाइस्ता खां उसकी उपाधि पहले ही थी जो बलबन के समय उसे प्राप्त हुई थी। और जून में वो गद्दी पर बैठता है और गद्दी बैठने बाद में अमीरों के प्रति कार्यवाही करता है। तो उसने गद्दी पर बैठने के बाद में जो आसपास के क्षेत्र थे वहां पर उसने अपने अमीरों का दमन किया, कंट्रोल किया और खिलजी तुर्कों को वहां पर नियुक्त कर दिया। ठीक है, खिलजी तुर्कों को वहां पर नियुक्त कर दिया ताकि क्या है कि उसके वंश के शासक यानी उसके वंश के ही लोग वो सत्ता में सहयोग करें, न कि बलबन के पक्ष के लोग या गुलाम वंश के लोग उसका सहयोग करें। अब उससे क्या हुआ कि जब इस तरीके से विद्रोह का दमन होने लग गया, अमीरों का दमन कर दिया गया, तो अब इससे एक फायदा यह हुआ कि खिलजी जितने भी सरदार थे अब पोस्टें खाली हो गई, तुर्की अमीरों की पोस्टें खाली हो गई। अब जितने खिलजी सरदार थे जिन्हें पोस्ट नहीं मिली हुई थी उनको पोस्ट मिली। अब जलालुद्दीन खिलजी ने तुर्किस्तान संदेश भेजा कि खिलजी लोग भारत आए और खिलजियों को मैं यहाँ पे रोजगार उपलब्ध कराऊंगा। तो जलालुद्दीन खिलजी ने क्या किया कि तुर्किस्तान से अपने सगे संबंधियों और लोगों को बुलाया और भारत में उन्हें पद प्रदान करवाया। तो इस प्रकार खिलजियों का प्रभाव भारत में होने लग गया। अब खिलजियों को पद पर नियुक्त किया जाने लग गया। अब विद्रोहियों का दमन हो गया। विद्रोहियों के दमन के बाद में दूसरा ठगों, डकैतों, चोरों पर कार्यवाही। अब ये कैसे किया उसने वो मैं एक्सप्लेन कर देता हूं कि जैसे ही शासक बना उसके बाद में ये प्रॉब्लम, क्योंकि व्यापारी लेके आ रहे हैं और अगर व्यापारी सुरक्षित नहीं होगा तो वो टैक्स किससे लेंगे, व्यापारी कैसे टैक्स भरेंगे। तो व्यापारियों की बात सुननी पड़ी और उसने क्या है कि ठगों और डकैतों के विरुद्ध उसने कार्यवाही करनी शुरू कर दी। कैसे की कि जैसे ही वो सत्ता में आया, सत्ता में आने के बाद में उसने सबसे पहला काम यह किया कि अपने सैनिकों को बोला कि जो भी चोर डकैत है उनको बंदी बना लो। तो दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों तक, दिल्ली के आसपास के दूर दूर के क्षेत्रों तक जितने भी चोर डकैत थे उन सबको बंदी बना लिया गया। और जब राजा के सामने लाए गए तो वो देख के अचंभित हो गया कि इतने सारे लोग चोर हैं, डकैत हैं, ठग हैं, उनको पकड़ पकड़ के लेके आया गया। अब उनको लेकर आ गए, उनको वहां पर सामने लाइन में खड़ा कर दिया। अब जलालुद्दीन खिलजी का निर्णय लेने लायक था या नहीं था ये मेरे सोचने वाली बात है, क्योंकि जैसे ही चोर डकैत वहां आए, वहां पे रुके, राजा ने देखा, देखते ही आदेश देते हैं कि इनको आप बंगाल छोड़ के आ जाओ या मेरे राज्य के बाहर छोड़कर आ जाओ। तो इनको बंदी बनाया गया। अब आखिरकार छोड़ना तो था ही, तो जो सैनिक थे उन्होंने भी थोड़ा दिमाग लगाया कि अब बोला जा रहा है कि यहाँ जयपुर से किसी को बंदी बनाया गया और बोला गया
कि जयपुर की सीमा के बाहर यानी हरियाणा में छोड़ दो चाहे। अब वो क्या है कि थोड़ा सा आगे निकले और यहाँ पे शाहपुरा जाकर या फिर कह सकते थोड़ा सा आगे जाकर ही छोड़ दिया, बोला थोड़ी दूर तो तुम ही चले जाओगे। तो उनको पूछा गया कि चोर डकैतों से कि तुम आगे चले जाओगे क्या, तो उनको वहीं छोड़ दिया गया। बोला दंड स्वरूप दोबारा मत पकड़े जाना, नहीं तो देखो मैं तुम्हें वापस जेल में डाल दूंगा। जैसे मैं आज ट्रैफिक पुलिस वाले या पुलिस वाले कहते हैं ना कि दोबारा गलती मत करना, अभी तो छोड़ रहा हूँ, तो उसी तरीके से उनको भी समझाया गया कि आखिरकार दोबारा मत करना, मैं आपको वापस पकड़ लूंगा। तो उनको प्रॉपरली सीमा से बाहर नहीं किया गया, राज्य की सीमा से बाहर न करके उन्हें थोड़ा सा बाउंड्री के पास में ही छोड़ दिया गया। अब वो चोर डकैत क्या है कि उनका तो कोई दंड नहीं दिया गया, ना उनको मारा गया ना और कुछ किया गया। तो वो चोर डकैत वापस से घूमकर अपने राज्य अपने क्षेत्र में वापस आ गए। अब उनके माँ बाप भी बड़े खुश हुए कि उनके बच्चे वैसे के वैसे लौट आए। अब कह सकते हो लौट के बुद्धू घर क्यों आए। अब वो क्या कह सकते हैं कि जो जलालुद्दीन खिलजी है उसका ये निर्णय कह सकते हैं कि विफल रहा। इससे क्या व्यापारियों को कुछ समय यानी कुछ महीने तो ठीक रहा, परंतु बाद में यह प्रॉब्लम और ज़्यादा विकराल हो गई और धीरे धीरे व्यवस्था चलती रही और कुछ समय बाद में तो जाकर इसके लिए कठोर निर्णय भी लेने पड़े। परंतु इस प्रकार किसी भी चोर डकैत को बिना सजा के आप दूर जाकर छोड़ देना ही कोई सज़ा नहीं होती है। और इससे क्या है, चोरों को प्रोत्साहन मिला कि राजा जो गद्दी पे बैठा हुआ है वो दिल से कमज़ोर है, वह एक दृढ़ निर्णय नहीं ले सकता, और दृढ़ निर्णय नहीं ले सकता तो हम अपने जो कार्य है वो यथावत कर सकते हैं। तो इससे क्या है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई कि उस समय दिल्ली के जो व्यापारी हैं वो जलालुद्दीन के इस निर्णय से खुश नहीं थे, पर जलालुद्दीन खिलजी ने उनकी हत्या के बजाय उनको मुक्त करना जरूरी समझा। ठगों को, डकैतों को और उनको दूर जाकर छोड़ दिया गया, परंतु ये समस्या उसके बाद में भी रही। अब हम इसके आगे की बात करते हैं। तीसरा, मलिक छज्जू का विद्रोह। अब हम बात करते हैं मलिक छज्जू का विद्रोह। मलिक छज्जू कौन है? मलिक छज्जू बलबन का रिश्तेदार है। मलिक छज्जू कौन है? बलबन का रिश्तेदार है और बहुत महत्वपूर्ण, बहुत प्रभावशाली अमीर था। बलबन का बहुत प्रभावशाली अमीर था। अवध क्षेत्र में ये उस समय शासन कर रहा था और ये कहाँ नियुक्त था? अवध के पास में कौन सी जगह? कड़ा और मानिकपुर। कड़ा और मानिकपुर है, वहां पर ये नियुक्त था। ठीक है, कड़ा मानिकपुर क्षेत्र में नियुक्त था, वहां पर ये शासन कर रहा था। और बलबन की मृत्यु के बाद में इसने अपने आप को एक तरह से कह सकते हो बहुत ज्यादा कंट्रोल रखा अपने आप को, क्योंकि एक बाद गद्दी में बैठ चुका था, पर इसने अपने वहां पर स्वतंत्र रूप से शासन करना शुरू कर दिया। जैसे केकोबाद और क्यूमर्स की हत्या हुई तो इसने क्या है, अपने आप को बोला कि मैं आखिरकार बलबन का उत्तराधिकारी हूं, बलबन के बाद में मुझे गद्दी पर बैठना चाहिए। अब केकोबाद और क्यूमर्स के बाद में जलालुद्दीन जो है वो सत्ता का वास्तविक स्वामी नहीं है, मैं वो सत्ता का वास्तविक स्वामी हूं। मलिक छज्जू ने विद्रोह कर दिया। 1290 ईस्वी में ये विद्रोह हो जाता है। उसने स्वतंत्र रूप से अपने आप को सुल्तान घोषित कर दिया। सुल्तान घोषित करने के बाद में अपने आप का राज्य चिन्ह घोषित कर दिया। फिर सिक्के डलवाए। सिक्के डलवाने के बाद में उसने अपना खुतबा पढ़वाया। खुतबा पढ़वाया। अब खुतबा पढ़वाना क्या होता है? खुतबा आपके लिए पहली बार वर्ड है कि खुतबा क्या होता है। खुतबा एक वो होता है कि एक तरह की धार्मिक आदेश तरह का होता है, या कह सकते हो कि एक तरह से उपदेश तरह का होता है। एक यानी खुतबा देना होता है कि एक ऑर्डर होता है, पर ये क्या धर्म से ज़्यादा जुड़ा हुआ है। इस पे क्या खुतबा में ना एक तरह का कह सकते हो रेगुलरली कुछ उसमें जुड़ा हुआ कह सकते हो इतिहास होता है। खुतबा एक ऐसी चीज़ है जिसमें पहले तो अल्लाह की इबादत की जाती है, यानी अल्लाह के लिए कुछ लाइनें लिखी होती है, फिर मोहम्मद पैगंबर साहब के बारे में लाइन लिखी होती है, फिर जो 4 खलीफा हुए उनका उल्लेख किया जाता है, फिर 4 खलीफाओं के बाद में जितने खलीफा हुए उनका उल्लेख किस समय, अब जब ये मलिक छज्जू की बात कर रहे हैं तो मलिक छज्जू के समय तक जो खलीफा थे उन खलीफाओं का उल्लेख होता है, और खलीफा उल्लेख होने के बाद में फिर भारत की सत्ता किसने स्थापित की और मलिक छज्जू का नाम लिखकर फिर ये खुतबा कंप्लीट होता है कि अब इतने लोगों ने ऐसे ऐसे शासन किया, धर्म में ये शासक रहे और वास्तविक सत्ता भूमि का स्वामी ये
कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्थापना की, बलबन तक चलता रहा, बलबन का रिश्तेदार मैं हूँ और मलिक छज्जू अब मैं यहाँ का सुल्तान हूँ। तो ये खुतबा कौन पढ़ता है? मौलवी वगैरह पढ़ते हैं, ये धर्म अधिकारी पढ़ता है। और यह एक प्रकार से क्या है कि सत्ता की वैधता साबित करने का तरीका होता है। तो ये धार्मिक रिवाज है, पर इसे क्या है, सत्ता में महत्वपूर्ण स्थान मिल जाता है। तो सिक्के डलवाए अपने, खुतबा पढ़वाया और अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित कर देता है। स्वतंत्र शासक घोषित करने के बाद में मलिक छज्जू एक तरह से कह सकते हैं एक इंडिपेंडेंट व्यक्ति था, उस समय का बहुत प्रभावशाली व्यक्ति है। तो जब वह शासक बन चुका था, सत्ता में आ चुका है, तो उसने क्या है कि अपने आप को कंट्रोल में रखा। उसने आगे बढ़कर कोई आक्रमण नहीं किया, आगे बढ़कर आक्रमण नहीं कर रहा, पर उसने क्या है कि जो दिल्ली की सत्ता है उसके जो सहयोगी है उनसे, यानी उनके साथ बातें करके उसको कमजोर करना सिद्ध कर दिया और अपने आप को स्वतंत्र बनाना शुरू कर दिया। अब इससे एक इश्यू क्रिएट हो रहा है, एक बहुत बड़ी दिक्कत क्रिएट हो रही है। क्या है कि मलिक छज्जू ने अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर दी, जबकि गद्दी पे कौन बैठा हुआ? जलालुद्दीन खिलजी। अब भारत के दो शासक हैं, मलिक छज्जू भी है और जलालुद्दीन खिलजी भी है। अब जलालुद्दीन खिलजी की प्रॉब्लम थी विद्रोही अमीर, तो उनमें से कुछ लोग तो बलबन के वफादार थे, कुछ तो सत्ता के वफादार होंगे ही, तो उनका जुड़ाव यहाँ से हो गया, मलिक छज्जू से वो जुड़ गए। अब वो वहाँ से जुड़े, तो इस प्रकार से क्या है, जलालुद्दीन खिलजी के लिए एक बहुत बड़ी, कह सकते हो कि बहुत बड़ी दिक्कत होगी कि आखिरकार मैं किस प्रकार इसका अंत करूं। अगर मैं इस प्रकार का अंत नहीं करूंगा, इस समस्या का अंत नहीं करूंगा, तो मेरी सत्ता को चुनौती मिल जाएगी। आज तो ये आक्रमण नहीं कर रहा है, परंतु कुछ समय बाद में मेरी सत्ता पर आक्रमण करेगा। तो इससे परेशान होकर फिर आखिरकार मलिक छज्जू के विरुद्ध सेना भेजी जाती है। सेना भेज दी जाती है, किसके पक्ष में भेजा जाती है? अलाउद्दीन खिलजी को। ये बोला जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी को भेजा गया, विशाल सेना लेकर भेजा गया और मलिक छज्जू को पकड़कर लाया गया। ये 1290 की ईस्वी घटना है। अब मलिक छज्जू को क्या है, बंदी बना लिया गया, युद्ध में पराजित करके उसे बंदी बना लिया गया। बंदी बनाकर उसे लाया गया दरबार में। जैसे ही आया, अब जलालुद्दीन खिलजी उसने देखा कि बलबन जो मेरा मालिक था, ठीक है, जो मेरा मालिक था, और उसने मेरे को एक सैनिक के तौर से उठाकर एक सूबेदार का पद तक दिया, उसका रिश्तेदार ऐसे जकड़ा हुआ आ रहा है, ऐसे बिल्कुल हाथ बंधे हुए हैं उसके जंजीरों से, और एक बंदी की तरह जैसे आया, तो उसका मन थोड़ा विचलित हो गया। तो उसने जैसे ही वो आया मलिक छज्जू, तो उसने सीधा ये बोला कि मेरे मालिक का सरदार है ये, मेरे मालिक का रिश्तेदार है, इसको तुरंत मुक्त किया जाए। मुक्त कर दिया और मलिक छज्जू को बोला कि मैं क्षमा चाहता हूँ, इन लोगों ने आपके साथ ऐसा व्यवहार किया है। तो फिर मलिक छज्जू से कड़ा और मानिकपुर की जागीर छीन ली जाती है, अवध की जागीर छीन ली जाती है। वहाँ पर अब जलालुद्दीन खिलजी का अधिकार था, और वहाँ पर अधिकार करने के बाद में जलालुद्दीन खिलजी का अधिकार हो गया वहाँ पर। अब उसने क्या किया कि मलिक छज्जू को बोला कि आप चाहे तो मेरे अंडर रह के यहाँ पे सलाहकार के तौर पे काम करें, क्योंकि आपने बलबन का काफ़ी सहयोग किया था, आप बहुत बुजुर्ग हैं, आपको सत्ता का ज्ञान है, तो मेरे को सत्ता चलाने के लिए बुजुर्ग की ज़रूरत है, तो आप मेरे यहाँ पे सलाहकार के तौर पे काम करें। परंतु मलिक छज्जू ने मना कर दिया, और आखिरकार मलिक छज्जू क्या है, वहाँ से चला जाता है, और इस प्रकार क्या है, मलिक छज्जू की विद्रोह का अंत हो जाता है। और जो कड़ा मानिकपुर का क्षेत्र था, अवध का क्षेत्र था, वो वापस जलालुद्दीन के हाथों में आ जाता है। तो इस प्रकार मलिक छज्जू का क्षेत्र किसे मिल जाता है? जलालुद्दीन खिलजी को। अब वहाँ पर सूबेदार नियुक्त करना था कि आखिरकार किसी न किसी को नियुक्त करना है, क्योंकि इतना बड़ा सूबेदार वहाँ से निकला है, और कोई दबदबे वाला आदमी चाहिए था वहाँ पर नियुक्त करने के लिए। तो जलालुद्दीन खिलजी ने अपने भतीजे अलाउद्दीन खिलजी को कड़ा मानिकपुर का सूबेदार नियुक्त कर दिया। तो कड़ा मानिकपुर का सूबेदार कौन बन जाता है? अलाउद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी अलाउद्दीन खिलजी को नियुक्त कर रहा है। अब उसको सत्ता मिल गई है। अब इसके बाद में क्या होता है कि मलिक छज्जू का विद्रोह शांत हो जाता है। मलिक छज्जू का विद्रोह शांत होने के बाद में फिर दूसरा जो विद्रोह होता है वो होता है सिद्दी मोल्ला का विद्रोह। जो चौथा विद्रोह है वो है सिद्दी मोल्ला का
विद्रोह। अब सिद्धि मौला क्या है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। सिद्धि मौला एक सूफी है, एक सूफी व्यक्ति है। उनका सिद्धि मौला एक सूफी व्यक्ति है। अब किसके सूफी हैं ये, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं इसको, कि सिद्धि मौला जो है वो चिश्ती संप्रदाय के थे, जिसमें अब बात करते हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर की दरगाह, तो उसके लिए जब बात करते हैं तो ये उसी संप्रदाय से जुड़े हुए थे। अब ये शिष्य किसके हैं, फरीदुद्दीन गंज शक्कर बाबा, फरीदुद्दीन गंज शक्कर बाबा के ये शिष्य थे। अब ये फरीदुद्दीन गंज शक्कर कौन है, जो अमृतसर की जो स्वर्ण मंदिर है उसकी नींव इन्होंने रखी थी, इतने बड़े सूफी माने जाते हैं फरीदुद्दीन गंज शक्कर बाबा, और उनकी शिष्य है सिद्धि मौला, ठीक है। और ये तो हो गया उनका खुद का। अब सत्ता से क्या संबंध है इनका, ये एक्सप्लेन करते हैं कि जो बलवन है, बलवन के दामाद है ये एक तरह से, ठीक है, बलवन के दामाद है ये, बलवन की बेटी की शादी इनके साथ हुई सिद्धि मौला के साथ, तो इनका सत्ता में एक जवाई के तौर पे भी हथियार था। अब हुआ क्या, सिद्धि मौला एक बहुत पहुंचे सूफी थे। अब इन्होंने क्या है कि पाकपाटन यानी अजोधन में फरीदुद्दीन गंज शक्कर के साथ रहते हुए शिक्षा प्राप्त कर ली, फिर वहां से शिक्षा प्राप्त के बाद में उनके सूफी रहे, फिर इनको वापस क्या है फरीदुद्दीन गंज शक्कर बाबा ने इनको दिल्ली भेज दिया, दिल्ली चले गए, सिद्धि मौला दिल्ली रहने लग गए, वहीं पे इनकी शादी बलवन की बेटी से होती है। और अब बलवन की बेटी से शादी होने के बाद में क्या होता है कि बहुत सादा आदमी थे, कोई भी यानी बहुत सादी इनकी शादी थी, बहुत गरीबी में जीवन बिताया था। पर जैसे ही बलवन की मृत्यु हुई, फिर केकुबाद गद्दी बैठा, कोई परिवर्तन नहीं आया, शेख खुसरो बैठा, ये क्यूमर्स बैठा, कोई परिवर्तन नहीं आया। जलालुद्दीन खिलजी ने सत्ता हथिया ली, जलालुद्दीन खिलजी ने सत्ता अपने हाथ में कर ली। जलालुद्दीन खिलजी ने जैसे सत्ता अपने हाथ में की, हाथ में करने के बाद में ऐसा होता है कि जो कुछ अमीर थे उन्होंने सिद्धि मौला से कहा कि आप बलवन के दामाद हैं, जलालुद्दीन खिलजी जैसा सरदार गद्दी में बैठा हुआ है, ये सही बात नहीं है, तो हमें इसके विरोध में काम करना चाहिए, आप हमारा नेतृत्व करें और आप सत्ता को हथियाने में हमारा सहयोग करें और आप बादशाह बन जाएं, आप बादशाह बनने लायक हैं। पर सिद्धि मौला ने बोला कि मैं तो एक सूफी हूँ, मैं तो एक संत हूँ, मुझे सत्ता से कोई मतलब नहीं है, पर मैं आपका किसी प्रकार से सहयोग नहीं करूँगा। उन्होंने सत्ता में सहयोग की मना कर दी, परंतु फिर भी कुछ अमीर बार बार में उनके पास आते रहे, बार बार में उनके पास अमीर आते जाते रहे। तो जलालुद्दीन को ये भ्रम हो गया कि कहीं सिद्धि मौला जो है वो हमारी सत्ता हथिया तो नहीं लेंगे, यानी हमारी गद्दी हथिया तो नहीं लेंगे। तो सिद्धि मौला गद्दी हथियार न ले, इसके बहस से उसने सिद्धि मौला को स्पष्टीकरण के लिए कहा, परंतु सिद्धि मौला ने साफ कहा कि मैं एक सूफी हूँ, मुझे कोई मतलब नहीं है सत्ता से, आप जिस प्रकार से सत्ता चला रहे चलाते रहे, मुझे कोई मतलब नहीं है, केवल मैंने उनकी पुत्री से शादी की है, इस एवज में मैं उनका उत्तराधिकारी नहीं हो सकता, मैं तो उत्तराधिकारी सूफियों का हूँ, सूफियों ने मेरे को चुना है, मेरा काम केवल और केवल अल्लाह की इबादत करना है, न कि इसके अतिरिक्त और कोई काम करना मेरा काम है। तो उन्होंने सत्ता के लिए मना कर दिया, परंतु जलालुद्दीन खिलजी को कुछ नहीं मिला। उन्होंने कहा कि आपसे ये अमीर ना मिले, तो बोला कि मेरे पास तो हर कोई आ सकता है, आप भी आ सकते हैं, अमीर भी आ सकते हैं, अगर ये आना चाहे तो आ सकते हैं, मैं मना नहीं करूँगा। परंतु फिर ये क्या है कि वाद विवाद बढ़ गया, और वाद विवाद बढ़ने के बाद जलालुद्दीन खिलजी ने गुस्से में सिद्धि मौला को मृत्युदंड दे दिया। पहली बार ऐसी घटना घटित हुई जहाँ पे मलिक छज्जू जैसे विद्रोही को शांत कर दिया गया, उनको मुक्त कर दिया गया, ठगों को मुक्त कर दिया गया, अमीरों को मुक्त कर दिया गया था। सिद्धि मौला जैसा सूफी संत था, शांत स्वभाव का व्यक्ति था, उसको मुक्त नहीं किया गया, उसको दंड दिया गया। उसे कहा गया कि इनको मृत्यु दंड दो। मृत्यु दंड दो कैसे कि हाथी के पैरों तले इसका सर कुचलवाओ, हाथी के पैरों तले सर कुचलवा दो इसका, सिद्धि मौला का। तो सिद्धि मौला का सर कुचलवा दिया गया, और कहा जाता है कि सिद्धि मौला की जैसे मृत्यु हुई
उसके बाद में दिल्ली में भूकंप आए, आंधी आए, तूफान आए और दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में 2 वर्ष का अकाल पड़ा, 2 साल का अकाल वहाँ पे पड़ा था। तो कहा जाता है कि सिद्दी मौला जैसे सूफी संत की इस तरह से हत्या होने के कारण अल्लाह ने एक तरह से दंड दिया है, सत्ता शासक को दंड दिया है कि ऐसे सूफियों की हत्या करने से कोई सुखी नहीं होगा और 2 साल का अकाल पड़ता है। और इस प्रकार का सिद्दी मौला का जो अंत भी बहुत बुरा होता है। लोग कहते हैं उन्होंने विद्रोह किया था, परंतु ऐसा नहीं है। एक सूफी को कभी भी सत्ता का लोभ नहीं होता है, एक सूफी को कभी सत्ता का लोभ नहीं होता है। तो इनकी सत्ता का लोभ नहीं था, परंतु फिर भी इनको दंडित किया गया और आखिरकार मृत्यु हो गई इनकी। अब सिद्दी मौला का विद्रोह हो गया। सिद्दी मौला का टॉपिक होने के बाद में अब मंगोल आक्रमण, मंगोल आक्रमण हुए। अब इस समय गद्दी पे 1192 में बैठते हैं। अब मंगोल आक्रमण होते हैं इनके समय। पांचवा जो है वो है मंगोल आक्रमण। अब इस समय जो मंगोल आक्रमण हो रहा है उसका नेतृत्व कौन कर रहा है? अब्दुल्ला कर रहा है। कौन कर रहा है? अब्दुल्ला कर रहा है। अब अब्दुल्ला के नेतृत्व में आक्रमण हुआ। कब हुआ? 1292 ईस्वी। 1292 ईस्वी में आक्रमण होता है। अब्दुल्ला आक्रमण करता है। अब्दुल्ला ने अटैक किया, विशाल मंगोल सेना लेकर आया और उसने आक्रमण किया। आक्रमण क्यों किया? कि आखिरकार उसको इनसे प्रॉब्लम थी, इनसे इशू था कि वो क्या है कि भारत में बार बार में आक्रमण करके भारत को लूट कर अपनी जरूरतें पूरी करना चाहते थे। तो भारत से आक्रमण के थ्रू वो क्या है अपनी जरूरतें पूरी करना चाहते थे और इन्हीं जरूरतों के चलते हुए उसने क्या है आक्रमण किया था। ठीक है, भारत पर आक्रमण कर दिया 1292 ईस्वी में। 1292 में जैसे आक्रमण किया, अधिकार कर लिया, पंजाब के आसपास के क्षेत्र पर अधिकार किया। अब क्या है, जैसे ही वो दिल्ली के समीप जाने लगा तो क्या है कि जो जलालुद्दीन खिलजी है उसने अपना दूत भेजा अब्दुल्ला के पास में और बोला कि हमें बैठकर वार्ता करनी चाहिए, हमें बैठकर वार्ता करनी चाहिए, बात करनी चाहिए। उन्होंने फिर बातचीत की। फिर उस पर जो मंगोल है उनमें एक बात डिसाइड हुई कि मैं मंगोलों को यहां पर जमीन दे दूंगा, क्योंकि जलालुद्दीन खिलजी पहले भी ये काम कर चुका है, मंगोलों से लड़ाई बलबन के समय से नियुक्त है। तो उसने ये बोला कि मैं आपको जो चाहिए वो मैं दे दूंगा, आपको जमीन चाहिए ना, आप बार बार में आक्रमण करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पे आके बस क्यों नहीं जाते? आप यहाँ पे आके बस जाइए, फालतू के आक्रमण नहीं होंगे, आप यहीं पे रहिए, ठीक है, और आपको कुछ धन में दे दूंगा तो आप अपने राजा तक पहुंचा दीजिएगा। तो इससे क्या हुआ कि जलालुद्दीन खिलजी जब शासक बना रहा तो उसने एक अपनी कूटनीति से काम लेते हुए उसने मंगोलों के कुछ लोगों को दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में बसा दिया। जो हरियाणा और आसपास का क्षेत्र है ना, वहां पे मंगोलों को बसा दिया। लगभग 1000 मंगोल वहां पर बस गए और बाकी मंगोल जो है वो पैसा लेकर चले गए। अब जो 1000 लोग मंगोल वहां बसे थे, उनका जो सरदार था उससे अब्दुल्ला से क्या है अपनी बेटी की शादी कर देता है। ठीक है, संधि के तौर पे अब्दुल्ला के साथ में अपनी बेटी की शादी कर देता है। इससे क्या होता है कि जो वो मुसलमान थे उनके मन में ये बात हो जाती है कि जो मंगोल थे उनके मन में ये सिद्ध हो गया कि आखिरकार हम सत्ता के सहयोगी हैं, हमें कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो उन्हें परेशानी नहीं हुई। अब इसके बाद का बताता हूँ मैं आपको कि फिर जैसे शादी हुई तो एक तरह से वैवाहिक संधि बन गई। अब उधर विपक्ष में जो 1000 लोग थे ना मंगोल, उन्होंने इस्लाम स्वीकार कर लिया। उन्होंने क्या है इस्लाम स्वीकार कर लिया और जो 1000 के लगभग मंगोल वहां पे रहे थे उनको ही नव मुसलमान कहा जाता है। नव मुसलमान किसे कहा जाता है कि अब्दुल्ला खां के नेतृत्व में जो 1000 मंगोल जलालुद्दीन खिलजी के समय मंगोल बने थे, मंगोल क्या इस्लाम स्वीकार किया था उन लोगों ने,
उन मंगोलों ने, उन्हीं को नव मुसलमान कहा जाता है। 1292 ईस्वी की घटना है और इस समय क्या है, मंगोलों ने इस्लाम स्वीकार कर लिया और ये नव मुसलमान कहलाए। इस्लाम स्वीकार करने के बाद में इनको छोटे छोटे क्षेत्र दे दिए गए, छोटे छोटे गांव बता दिए गए, जागीरें दी गई, इन्हें पद प्रदान किए गए और इनको यहाँ पर रोजगार उपलब्ध करवाया गया। तो 1000 लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाया गया। इससे क्या हुआ कि इन मंगोलों का बहुत ज़्यादा कनेक्शन हो गया दिल्ली के साथ में। तो एक तरह से कहें तो जलालुद्दीन खिलजी ने अपनी योग्यता साबित की और उन्होंने मंगोलों के साथ में वैवाहिक संधि करके, उनसे बातचीत करके, यहाँ पे स्थान देकर, पद प्रदान करके अपना मित्र बना लिया। और इसके पश्चात जलालुद्दीन खिलजी के समय कोई भी मंगोल आक्रमण नहीं होता है। इसके पश्चात जलालुद्दीन के बाद में कोई मंगोल आक्रमण नहीं होता है और मंगोलों के प्रति उसकी बहुत अच्छी नीति रही। अब मंगोलों के साथ नीति हो गई, अब हम बात करते हैं इसके बाद की। अब इसके विजय अभियान कौन से हैं? विजय अभियान कौन कौन से है इसके समय? तो जो जलालुद्दीन खिलजी है वो खुद विजय अभियान के लिए एक बार निकला था। ठीक है, जलालुद्दीन खिलजी क्या है, स्वयं एक बार विजय अभियान के लिए निकला था। कब निकला था? 1291 ईस्वी, जब गद्दी पर बैठा उसके बाद में वो इस अभियान के लिए निकल गया। फिर 1292 ईस्वी तक वो इन अभियानों में रहा। 2 साल तक उसने स्वयं अभियान किया है। ठीक है, 2 साल तक उसने क्या, स्वयं अभियान किया। इसका नेतृत्व तो उसने खुद किया। 2 साल तक उसने युद्ध खुद किया। अब किन किन क्षेत्रों पर युद्ध किया है? अब इन्होंने जो 1291 ईस्वी का जो युद्ध है, ठीक है, तो ये 1291 ईस्वी का युद्ध किससे लड़ा है? रणथंबोर युद्ध। रणथंबोर से युद्ध लड़ा इन्होंने। कैसे लड़ा कि 1290 से 91 के बीच में झाइन का दुर्ग जो है उस पर अधिकार किया। ये झाइन अलवर में और रणथंबोर सवाईमाधोपुर में। झाइन के दुर्ग पर अधिकार कर लिया। जलालुद्दीन खिलजी विजय अभियान के लिए निकला और झाइन के दुर्ग पर अधिकार कर लिया। फिर उसके पश्चात उसने झाइन पे विजय बाद में कहां पे आक्रमण किया? रणथंबोर के दुर्ग पर आक्रमण कर लिया और उसको क्या है, घेर लिया। उस समय रणथंबोर का जो राजा है वो कौन है? हमीर देव। हमीर देव है और यह एक असफल आक्रमण रहा। असफल आक्रमण था ये। इसको एक्सप्लेन करते हैं कि असफल आक्रमण किस प्रकार से है। कि जैसे ही जलालुद्दीन खिलजी सेना लेकर पहुंचता है, सेना विशाल सेना लेकर निकलता है, किसके लिए? रणथंबोर पे विजय के लिए। अब वहां पर क्या, चौहानों की शाखा का शासन था तो वहां पर जीतना जरूरी था। रणथंबोर के लिए निकला। निकलते ही क्या है कि उसे विशाल सेना लेकर निकला और दिल्ली को क्रॉस करके अलवर के मेवात क्षेत्र में घुसा। तो रणथंबोर राज्य की सीमा यहाँ पर शुरू हो जाती है और यहाँ पर उसका जो उत्तरी द्वार था, झाइन का दुर्ग, वहाँ पर अभियान करता है और उस पर विजय प्राप्त कर लेता है। जलालुद्दीन खिलजी क्या है, झाइन के दुर्ग पर जीत लेता है। जीतने के बाद में कुछ समय आराम करता है और वहाँ पर अधिकारी नियुक्त कर देता है। वहाँ पे अधिकारी नियुक्त कर देता है। अधिकारी नियुक्त करने के बाद में वो वहाँ से पलायन कर जाता है। फिर वो वहाँ से क्या है, चला जाता है। झाइन के दुर्ग से निकला। झाइन के दुर्ग से निकलने के बाद में वो कहाँ गया? झाइन के दुर्ग से जैसे ही फ्री हुआ वो तुरंत गया रणथंबोर की ओर। रणथंबोर की तरफ तेजी से बढ़ा और रणथंबोर के दुर्ग को घेर लिया। झाइन की वजह से उसका उत्साह बढ़ गया और वो एकदम से कहाँ पहुंचा? रणथंबोर के दुर्ग में। रणथंबोर के दुर्ग में पहुंचा और रणथंबोर के दुर्ग के चारों ओर से घेर लिया। परंतु रणथंबोर का दुर्ग इतना सरल नहीं था। काफी समय तक घेरा डाले रखा, बैठे रहा, परंतु उसे वहां पर विजय प्राप्त नहीं हुई। वहां पे विजय प्राप्त नहीं हुई। जब उसे वहां पे विजय प्राप्त नहीं हुई, काफी समय तक बैठा रहा और एक तरह से कहा जाए कि राजस्थानी इतिहासकार तो बोलते हैं कि हमीर देव ने उन्हें पराजित किया, परंतु देखा जाए तो ये आक्रमण असफल है। इसके लिए फारसी साहित्यकार भी यही बोलते हैं, राजस्थान के यही बोल रहे हैं कि ये असफल आक्रमण था।
विजय नहीं प्राप्त कर सका। अब विजय प्राप्त नहीं कर सका तो एक कहावत बड़ी प्रचलित है कि जलालुद्दीन ने उसके बाद में कहा क्या। आखिरकार जब वह रणथंभौर जैसे दुर्ग पर विजय प्राप्त नहीं कर सका तो उसने ऐसे दुर्ग के लिए कहा क्या है। तो उसने रणथंभौर के दुर्ग के लिए कहा था कि ऐसे ऐसे 1000 दुर्ग मैं मुसलमानों के एक बाल बराबर नहीं समझता। ऐसे 1000 दुर्ग मैं मुसलमानों के एक बाल बराबर नहीं समझता हूँ। बाल तो नहीं, परंतु आपको काफ़ी ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ सकती थी वहाँ पर, क्योंकि बहुत से लोग इस पे अभियान करने के लिए तैयार थे। अलाउद्दीन भी बड़ी आसानी से नहीं जीत पाए थे उसे, तो अभियान असफल रहा। अब इस असफलता के बाद में 1292 में उसने मंडोर पर आक्रमण किया और मंडोर पर विजय प्राप्त कर ली। तो नागौर और आसपास के क्षेत्रों पर उसने विजय प्राप्त की। तो 1292 ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी ने क्या है, मंडोर के आसपास के क्षेत्रों में विजय प्राप्त करके पुनः वह दिल्ली लौट आया और दिल्ली आकर बैठ गया। ठीक है, तो उसने स्वयं ये 2 आक्रमण किए थे। पंजाब का क्षेत्र पहले से कंट्रोल में था, राजस्थान के क्षेत्रों में इन पे आक्रमण किया, जिसपे एक पे असफल रहा, एक में सफल रहा। अब उसके बाद में उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्र है, अवध क्षेत्र है, बंगाल में तो पहले से अलग ही था याकूबाद के समय से, और अवध जो क्षेत्र था वहां पे मलिक छज्जू का विद्रोह हुआ, वो भी क्षेत्र अब सम्मिलित कर लिया गया। अब जो अगला जो था वो था मालवा और भिलसा। मालवा और भिलसा का जो क्षेत्र था वहां पे विद्रोही थे। ठीक है, वह अब दिल्ली सल्तनत से दूर था, दिल्ली सल्तनत का भाग नहीं रहा। तो अब इस क्षेत्र को भी कंट्रोल में करना जरूरी था, मालवा और भिलसा को, यानी एमपी क्षेत्र जो मध्य प्रदेश का क्षेत्र है उस पर अधिकार करना अब आवश्यक था। अब हुआ क्या कि ये अभियान करने की अनुमति कौन मांग रहा है, अलाउद्दीन। अलाउद्दीन खिलजी मालवा और भिलसा पे आक्रमण करने की अनुमति मांग रहा है। ये कड़ा और वहां का सूबेदार था, और अलाउद्दीन ने क्या किया कि 1294 ईस्वी तक 1294 ईस्वी तक ये अनुमति लेकर मालवा और भिलसा पर आक्रमण कर दिया और उस पर विजय प्राप्त कर ली। मालवा के क्षेत्र पर विजय प्राप्त की, मालवा के क्षेत्र को जीता और भिलसा और उज्जैन के आसपास के क्षेत्र को जीतकर लूटा, और लूटने के बाद में वापस अपने पास आ गया। अब उसने क्या किया कि आसपास के क्षेत्रों में बहुत भयंकर थी, क्योंकि उस समय एक बहुत अच्छा योद्धा माना जाता था अलाउद्दीन खिलजी। तो उसने क्या है कि वहां के आसपास के क्षेत्रों पर विजय अभियान किए और पूरे मध्य प्रदेश के क्षेत्र पर अधिकार करके उसे दिल्ली सल्तनत का भाग बना लिया। अब जैसे ये था, उनमें से आधा जो उसे धन प्राप्त होता उसका आधा भाग तो सुल्तान के पास भेज देता है और आधा अपने पास रख लेता है। तो इस प्रकार मालवा और भिलसा का क्षेत्र भी इसी समय विजित हुआ था। अब हम इसके बाद की बात करते हैं कि इसके बाद में और कौन कौन से विजय अभियान हुए। तो 1294 समथिंग ईस्वी में ही देवगिरी पे आक्रमण हुआ था, जो कि बिना पूछे किया गया, और यह अभियान भी अलाउद्दीन खिलजी ने किया है, परंतु ये आज्ञा से नहीं लिया, ये अलाउद्दीन खिलजी का स्वयं का अभियान था। यह स्वयं का उसकी इच्छा पे था, उसने इसके लिए जलालुद्दीन से कोई आज्ञा नहीं ली और बिना आज्ञा से उसने आक्रमण कर दिया था और वहां पर विजय भी प्राप्त की। अब उसने वहां पर विजय प्राप्त कर ली। विजय प्राप्त करने के बाद में उसने क्या किया, विजय प्राप्त करने के बाद में आसपास के क्षेत्रों पर जीत प्राप्त कर ली और पुनः वो है कड़ा मानिकपुर लौट आया। ठीक है, तो इस प्रकार जो है कि रणथंबोर, मंडोर, मालवा भिलसा और देवगिरी, इन 4 क्षेत्रों पर विजय अभियान जलालुद्दीन खिलजी के समय हुए थे। ठीक है, ये 4 क्षेत्र हैं जिन पर विजय अभियान जलालुद्दीन खिलजी के समय किए गए और यह अभियान सफल रहे थे, जिनमें से 2 का नेतृत्व खुद जलालुद्दीन खिलजी कर रहा था और बाकी 2 अभियानों का जो नेतृत्व है वो कौन कर रहा था, अलाउद्दीन खिलजी, जिनमें से एक अभियान रणथंबोर वाला अभियान असफल रहा और जलालुद्दीन खिलजी का यह एक प्रमुख असफल अभियान माना जाता है।
अब हम इसके आगे की बात करते हैं कि आखिरकार इसकी मृत्यु कैसे होती है। अब मार देते हैं हम इसे। मृत्यु इसकी होती है 1296 ईस्वी में। कैसे होती है? हत्या होती है। कहाँ होती है? कड़ा में होती है। और इसकी मृत्यु 1296 में कड़ा में होती है और इसकी एक हत्या की जाती है। किसने की? अलाउद्दीन खिलजी ने। अब मैं आपको इसका थोड़ा सा हिस्ट्री बता देता हूँ कैसे रहा। कि अलाउद्दीन खिलजी कड़ा मानिकपुर का सूबेदार था। उसने अनुमति मांगी, मैं भिलसा पे आक्रमण करना चाहता हूँ। भिलसा पे आक्रमण कर लिया। अब भिलसा को उसने लूटा था, तो लूटा तो जैसे उसे 100 रुपये मिले थे, तो 100 में से उसने 50 रुपये तो सुल्तान के पास भेज दिए, 50 खुद रख लिए, 50 को उन्होंने छुपा लिया। अब उस 50 का प्रयोग करके क्या है, उसने सेना में इन्वेस्ट किया और एक और सेना अपनी खुद की गठित करके देवगिरी पे आक्रमण कर दिया और देवगिरी को जीत लिया। देवगिरी को जीत के बहुत सा धन प्राप्त किया और वापस कड़ा मानिकपुर आ गया। ठीक है, कड़ा मानिकपुर आ गया। जैसे उसने आक्रमण किया था, ये खबर पहुंच गई दिल्ली। खबर पहुंची कहाँ? दिल्ली। और दिल्ली के अमीरों ने, जो अलाउद्दीन को पसंद नहीं कर रहे थे, उन्होंने चुगली करना शुरू कर दिया कि अलाउद्दीन को तो देखो, आपका इतना प्यारा भतीजा था कि उसने तो बिना पूछे ही आपसे वहां पर आक्रमण कर दिया, आपकी आज्ञा लेना भी वह आवश्यक नहीं समझता है। तो इस प्रकार क्या है कि एक माहौल तैयार किया जाने लग गया अलाउद्दीन के विरुद्ध। अब अलाउद्दीन ने वहां पर सशक्त रूप से अभियान किया था। कोई अतिरिक्त उसने मांग नहीं की थी, मुझे ये चाहिए, मुझे आपसे ये सहयोग चाहिए, मुझे वो सहयोग चाहिए। उसने एक सशक्त आक्रमण किया वहां पर। सशक्त आक्रमण करके वह लौटा, बहुत सारा धन लेकर लौटा वो। अब जैसे, अब क्या है कि इतना सफल आक्रमण रहा, देवगिरी को लूट के लेके आ रहा है। दक्षिण में सोने का उस समय बहुत अच्छी वैल्यू थी, बहुत सा सोना मिलता था। तो जैसे अलाउद्दीन वहां से लौटा तो एक बहुत बड़ी बात फैल गई कि अलाउद्दीन बिना आज्ञा के आक्रमण कर रहा और इतना सारा धन लेके आ रहा है। तो अलाउद्दीन से जलने वाले लोगों ने जलालुद्दीन के कान भरना शुरू कर दिए। अब अमीर वर्ग क्या है, कान भर रहा है। ठीक है, जो तत्कालीन अमीर वर्ग है वो कान भरना शुरू कर दिया। अब यह अमीर वर्ग क्या कर रहा है, शिकायतें कर रहा है। अब इसमें तो दूसरा पक्ष सामने आता वो ये है कि अब अमीर वर्ग की शिकायत नहीं कर रहा है, अमीर वर्ग ही जल रहा है। अब जलालुद्दीन की जो पत्नी थी वो भी बड़ी जलती थी। कहा जाता है कि जो जलालुद्दीन की पत्नी थी, यानी जो अलाउद्दीन की सास भी थी, तो जलालुद्दीन की पत्नी और उसकी बेटी, यानी अलाउद्दीन की पत्नी, तो एक तरह से कह सकते हो कि अलाउद्दीन की सास और उसकी पत्नी ने अपने जलालुद्दीन से शिकायतें करना शुरू कर दी। तो घर की सियासत अलग से चलने लग गई। तो घर की ये दोनों औरतों ने भी क्या है, अलाउद्दीन के विरुद्ध कान भरना शुरू कर दिया कि देखो, आपसे बिना पूछे ही उसने दक्षिण पर आक्रमण कर दिया। अब ये तो अभी आपका राज्य स्थापित हुआ है, फालतू में ही इन्होंने क्या है, पंगे खड़े कर दिए और हमारी सत्ता जो नई नई स्थापित हुई है, कहीं इससे कष्ट ना हो जाए, और इस प्रकार से क्या है कि यह सत्ता स्थायी नहीं रह पाएगी। तो इन चीजों के कारण क्या है, काफी ज्यादा बातें होने लग गई। अब इससे हुआ क्या कि अमीर प्लस औरतें, कौन है, अलाउद्दीन की सास और पत्नी, इन्होंने क्या है, शिकायतें की कि अलाउद्दीन जो है वो आपकी सत्ता को चुनौती दे रहा है, ये गलत कर रहा है आपसे बिना पूछे। तो पहली चीज तो बोली कि बिना आज्ञा
आक्रमण। पहली गलती क्या है कि बिना आज्ञा उसने आक्रमण किया। दूसरा, बिना आज्ञा आक्रमण हो गया। दूसरा क्या रहा कि बिना आज्ञा आक्रमण के बाद में कि धन को छुपाया, जो वास्तविक धन मिला है वो आपको वापस नहीं दिया। उसको हाथी मिले थे, हाथी नहीं भेजे। उसको काफी सोना मिला, वो भी आपके लिए नहीं भेजा। कुछ भाग उसने लूट का आपको भेज दिया, पूरा धन उसने आपके पास नहीं भेजा। तो उसने जो धन छुपाया है बिना आज्ञा आक्रमण किया है। तो इससे उसने एक चीज के लिए, यानी दो चीजें बताई गई या दो फैक्ट रखे गए। डायरेक्शन क्या दिया गया कि आपकी सत्ता को चुनौती मिल रही है। क्या है कि आपकी जो सत्ता है ना, उसको अलाउद्दीन चुनौती दे रहा है। न तो आपकी आज्ञा मानना चाहता है, न आपको धन देना चाहता है। तो न तो वो, यानी ये कौन करेगा? जो विद्रोह करना चाहता है। जो विद्रोह करना चाहता है वो ये करेगा, न तो आपको धन देगा और न आपकी आज्ञा मानेगा। या फिर वह व्यक्ति जो आपको सत्ता से हटाना चाहता है, वो व्यक्ति जो सत्ता से आपको हटाना चाहता है। और ये कहा गया कि इससे पहले भी ऐसा हो चुका है, ऐसा पहले भी हो चुका है कि बहुत बार गुलाम के समय में ऐसी घटनाएं घटित हो चुकी है। अब क्या हुआ कि इससे क्या है, जलालुद्दीन खिलजी को कुछ, यानी वो प्रेम तो करता था अलाउद्दीन से। अब जब बारबार में शिकायतें की गई तो परेशान हो गया। तो उसने एक पत्र भेजा कि कारण बताओ कि तुमने ऐसा क्यों किया। परंतु जलालुद्दीन का पत्र पहुंचने से पहले यह खबर वहां पर उसके भाई ने पहुंचा दी। उसका भाई था अल्मास बेग। अल्मास बेग जो है उसका भाई था अलाउद्दीन का। अलाउद्दीन का भाई था अल्मास बेग और वो दरबार में था। अब ये जो अल्मास बेग है, ये जब दरबार में था तो इसने क्या किया कि दरबार में रह के ये बातें चुगता था और अपने भाई तक पहुंचा देता, ये बातें लेता था अपने भाई तक पहुंचा देता। अल्मास बेग ने ये बातें पहले पहुंचा दी। अब उधर से क्या है कि अल्मास बेग के पास आता है कि तुम कैसे भी बहला फुसलाकर जलालुद्दीन को मेरे पास लेकर आओ। ठीक है, तो इधर से जलालुद्दीन का लेटर पहुंचा अलाउद्दीन के पास में कि तुम कारण बताओ, तुमने ये क्यों किया है, आखिरकार ऐसा क्यों किया है, तुम दिल्ली आकर जवाब दो और दिल्ली आकर तुम सारा का सारा लूट का सामान मुझे दो। तो जो लूट का सामान है वो वापस करो और कारण बताओ कि आखिरकार तेरा साहस कैसे हुआ कि तुमने मेरे से बिना आज्ञा लिए ही आक्रमण कर दिया। तो अलाउद्दीन खिलजी के पास ये लेटर पहुंचा। अब अलाउद्दीन खिलजी ये लेटर लिखता है एक, और वो लेटर लिख के क्या भेजता है कि मुझे आपका भय था, मैंने केवल आपके साम्राज्य को बढ़ाने के लिए किया है, मैं आपको सारा धन सुपुर्द करना चाहता हूँ, बस मुझे आपका भय है कहीं आप मुझे मार ना दे, मुझे आपका डर लग रहा है, इस कारण मैं क्या दिल्ली नहीं आ सकता। अब उधर ये लेटर पहुंच गया, वो केवल बोल रहा है कि मुझे आपका डर है, मैं दिल्ली नहीं आ पाऊंगा। अब ये लेटर जैसे वहां पहुंचा जलालुद्दीन के पास में पढ़ा गया तो उधर बात ही गई। अल्मास बेग बोल पड़ा उसी समय कि भाई तो नहीं आ सकता, पर वो शर्मिंदा है अपने किए पे, पर हमारा ही फायदा है, धन भी हमें मिल रहा है और वो हमारी अधीनता भी स्वीकार कर रहा है, तो क्यों नहीं हम कड़ा ही चले। आखिरकार हमें कड़ा चलना चाहिए। ठीक है, पर वो अमीर बोल उठे कि नहीं, आपको वहां नहीं जाना चाहिए, आप यही रहिए, आपको कड़ा जाने की जरूरत नहीं है, आप उसे यहां बुलाए। परंतु आखिरकार काफी वाद विवाद चला, परंतु भतीजे से प्रेम होने के कारण वो मान गया कि आखिरकार मुझे जाना चाहिए। पर अमीरों ने बोला आप जा रहे हो ना, तो जाते समय सेना साथ लेके जाओ। एक विशाल सेना जो है वो उनके साथ भेजी गई। विशाल सेना क्या है, उनके साथ भेजी गई, सेना भेज दी गई। अब सेना पहुंची, विशाल सेना पहुंच गई उनके पास में, सेना पहुंची और सेना लेकर अब क्या है, गंगा नदी, ये गंगा नदी है, यहां पर है जलालुद्दीन, जलालुद्दीन है, सेना है, यहां पर है अलाउद्दीन, कड़ा जगह है। अब अलाउद्दीन ने वापस संदेश भेजा कि क्या आप मुझे मारने आए हो, आप सेना से मुझे डराना चाहते हो, इसी कारण तो मैं दिल्ली नहीं आना चाहता था।
अब अलाउद्दीन तक ये बात पहुंची, जलालुद्दीन को समझ में आया कि कहीं ये विद्रोह ना कर दे, कहीं भाग ना जाए। तो अल्मास बेग ने बोला कि आप एक काम करते हैं, हम कुछ कुछ लोगों को लेकर चलते हैं और अलाउद्दीन से मिलते हैं। उधर से अलाउद्दीन भी कुछ लोगों को लेकर आ जाएगा। ठीक है, मिलने की जगह डिसाइड हो गई, यहाँ मिलेंगे। अब अलाउद्दीन खिलजी ने क्या है, अब अल्मास बेग से कहा कि अपने पसंदीदा लोगों को वहां पर नियुक्त करो। अब क्या है, नदी है, नदी क्रॉस करके मेरे पास आएगा, तो नदी में जो नाव चलाने वाला है, जो नाव चलाने वाले लोग हैं वो अपने सैनिक होने चाहिए, नाविक के तौर पे बैठे होने चाहिए। ठीक है, ये हो गया। फिर अब क्या है कि जलालुद्दीन खिलजी कुछ अमीरों के साथ में बैठकर नाव से चलने लगा, नाव से चलने लगा। अब नाव पहुंची कोने तक, आ गई कोने पे। कोने पे आते ही अलाउद्दीन ने इशारा किया, ऐसे गले, यानी बोले कि पहले समझाया होता, गले मिलने का इशारा हो तो पीछे से जलालुद्दीन पर कटार का वार कर देना, पीछे से जलालुद्दीन की कटार का वार कर देना। वो गले मिलने लगा और जलालुद्दीन पे कटार का वार हो गया और जलालुद्दीन मारा गया, और इस प्रकार जलालुद्दीन की हत्या हो गई। अब अमीर जो थे, अमीर भी उस समय कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि जितने उस समय सैनिक थे उन्होंने अमीरों की भी हत्याएं कर दी। अब जो जलालुद्दीन है उसका कटा हुआ सर एक भाले पर रखा गया और उसको लहराया गया, घुमाया गया, कड़ा में आसपास घुमाया गया। अल्मास बेग ने क्या है, सेना को अपने हाथ में ले लिया, अलाउद्दीन ने सेना को अपने हाथ में ले लिया और उनको धन बांटा। जो देवगिरी से धन लेके आया था ना, जो धन रोका था, बिलसा से जो धन रोका था, उस धन को क्या है इन सेना में बांट दिया। अब सेना क्या है, अलाउद्दीन के पक्ष में आ गई, और कुछ जो पक्ष में नहीं आए, जो पक्ष में नहीं थे, पैसे के पक्ष में नहीं आए, उनको तो मार दिया गया, उनको मार दिया गया। और जो पैसे से पक्ष में आ गए उनको साथ ले लिया गया। अमीरों को पैसा खिलाया गया कि आप हमारे पक्ष में आ जाए, उनकी सेना भी उनके पक्ष में आ गई। जो अमीर नहीं माने उनको मरवा दिया गया, और इस प्रकार कड़ा में उसने कंट्रोल कर लिया। और जो जलालुद्दीन था उसका कटा हुआ सर भाले पर रखा गया। इस प्रकार जलालुद्दीन खिलजी की हत्या हुई। कड़ा में उसी के भतीजे ने उसको मार दिया, और 1296 ईस्वी में जलालुद्दीन की वृद्धावस्था में मौत हो जाती है। तो इस प्रकार क्या है, हमारा ये जो चैप्टर है जलालुद्दीन खिलजी वाला, ये कंप्लीट हो जाता है, जो कि भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय है, जिसमें ये बात की गई कि आखिरकार किस प्रकार सत्ता के लिए जो संबंध जो होते हैं वो महत्वपूर्ण नहीं होते हैं। भतीजे हो चाहे कोई हो, सत्ता का कोई सगा नहीं होता है। और इस प्रकार जो है कि सत्ता का एक तरह से विद्रोह हो जाता है, एक तरह से परिवर्तन हो जाता है, और सत्ता जो है सुल्तान के हाथ से निकलकर एक उसी के भतीजे के हाथ में आ जाती है। कल हम नेक्स्ट पढ़ेंगे अलाउद्दीन खिलजी।